चुपके चुपके नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा मैं लेट हो गया, 3 मिनट लेट हो गया। आई एम रियली सॉरी, कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गई थी, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया मैं। आई एम रियली सॉरी। फटाफट से आ जाओ और फटाफट से आके इस प्यारी सी क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतना वेट कराया तो मैं 3 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए, सो उसके लिए बहुत बहुत दिल से सॉरी। ठीक है, चलो तो जल्दी जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को ज्वाइन कर लो और अपने हालचाल बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। सब बढ़िया चल रहा है, सब मस्त चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। हाँ, तो पढ़ाई वढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही। आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है और आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, सो इसके बाद हम कुछ और शुरू करेंगे, कुछ नया चैप्टर शुरू करेंगे, लेकिन हाँ, ये चैप्टर जो है वो आज फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ज्योग्राफी भूगोल शुरू करेंगे और एक चैप्टर जो हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है ना, वो हम शुरू करेंगे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। तो थोड़ा सा पढ़ के आना, ठीक है, कल ही होगा उसका लेक्चर, कल और परसों। तो प्लीज उस चैप्टर को पढ़ के आइएगा, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। और पहले ये बताओ, सब बढ़िया है, सब मस्त है, सब तंदुरुस्त है, जल्दी से बताओ फटाफट से। अच्छा, आपका पहले दिन है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो फटाफट से, जितने भी बच्चे हैं ध्यान से सुनिएगा। जिन बच्चों का आज पहला दिन है, यानी कि जिन बच्चों की आज पहली क्लास है, उन्होंने नीव बैच जो है वो नया नया खरीदा है, चाहे मैं नीव हिंदी वालों की बात करूं, चाहे नीव यूपी वालों की बात करूं, उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये तीसरा लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है। हो सकता है कि तुम्हें समझ में ना आए। क्यों सर? क्योंकि तुमने बाकी के जो 2 लेक्चर है वो नहीं देखे हैं। तो उनसे मैं बोलूंगा ये लेक्चर अटेंड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, इससे पहले जो 2 लेक्चर हो गए हैं, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, वो देख लेना। उसके बाद ही आपको जो ये लेक्चर है समझ में आएगा। फिर ये मत कहना कि सर जी हाँ, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। अरे भैया, इससे पहले 2 लेक्चर देखो, तुम थोड़ा सा लेट आए हो, तो हो सकता है तुम्हें आज की क्लास में थोड़ा सा कम समझ में आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इससे पहले जो 2 लेक्चर करवा दिए हैं उनको पहले देख लो जाके आराम से, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो आज हम क्या करेंगे, हमने एक चैप्टर शुरू किया था, बहुत ही प्यारा चैप्टर था, और इस चैप्टर में हम एक कहानी के बारे में बात कर रहे थे। सर किसके बारे में बात कर रहे थे? कहानी थी हमारी पालनपुर गांव की कहानी। ये बताओ किन किन बच्चों ने मेरी क्लास के बाद इस चैप्टर को पढ़ा है, खुद से पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है उससे पढ़ा है, मेरी स्लाइड से पढ़ा है, खुद से कितने बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश किया? फटाफट से बता दो, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, कितने बच्चों ने पढ़ा है कि सर हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है? झूठ बोल रहा है, झूठ है, तुम नहीं पढ़ते। बताओ बताओ, पढ़ा है तुमने? अच्छा, अब ये बताओ कि लास्ट क्लास में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, फटाफट से बताओ। लास्ट क्लास में मैंने इस चैप्टर से संबंधित किन किन चीजों को पढ़ाया था, जल्दी से बताइए फटाफट से। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं बेटा, रात को मेरे को बुखार आ गया था, 102 डिग्री बुखार था, और सुबह तक वो बुखार ठीक हो गया, थोड़ी सी मेडिसिन ले ली थी। अच्छा, तो ये बताओ कि जो लास्ट वाले टॉपिक्स थे, लास्ट वाले जो टॉपिक्स हैं, उनसे आपको क्या समझ में आया, जल्दी से बताइए फटाफट से। लास्ट वाले जो टॉपिक मैंने आपको भेजा था, लास्ट में मैंने क्या क्या पढ़ाया था आपको, फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ, भूमि का उपयोग बता रहा था, भूमि। हाँ एग्जैक्टली। अब देखो, आप ध्यान से सुन लो, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, एंड देन फिर अपने आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो सर पिछली क्लास की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको मुख्य रूप से 2 चीजों के बारे में बताया। लो भाई, चाय आ गई, चाय पिएगा कोई? कि सर आप हर क्लास में चाय मंगा लेते हो सर, है ना, चाय के बड़े आदी हो सर आप। अरे बेटा, थोड़ा सा जुकाम हो गया, गला खराब है मेरा, तो चाय पी के थोड़ा सा राहत मिल जाती है। भैया थैंक यू सो मच। चलो ठीक है। तो भाई, चाय की अगर हम बात करूं, चाय तो एक, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मरेंगे और भगवान के पास जाएंगे और भगवान हमसे पूछेंगे, पहला शब्द क्या होगा भगवान का? जब हम जाएंगे भगवान के पास, स्वर्ग में अगर जाते हैं, नरक का पता नहीं, स्वर्ग में अगर जाते हैं तो भगवान पूछेंगे क्या लोगे, चाय पियोगे? तो हम वहां पर भी चाय कहां कर देंगे, है ना। तो चाय एक ऐसी चीज है भाई, चाय इमोशंस। और तुम में से जो बोलते हैं ना कि चाय से काले हो जाते हैं, पिटाई कर दूंगा, मेरे इतने गोरे नहीं होगे तुम। ठीक है, मैं तो चाय पी पी के ही गोरा पड़ा हूं यार। हाँ, अब थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। अरे कॉफी के लिए इतना पैसा कहां है बे, गरीब आदमी है, कॉफी तो अमीर लोग पीते हैं, हम तो बस चाय पीते हैं, देसी आदमी है, क्या सी बात कर रहे हो यार तुम। अच्छा ठीक है,
अरे दूध नहीं, ना ना ना, दूध तो भाई बच्चे पीते हैं, बच्चा है क्या है, अरे दूध पी लेते हैं, सुबह सुबह दूध पी लेते हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास की अगर हम बात बताऊं तो मैंने आपको भूमि के उपयोग के बारे में बताया। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पालमपुर में एक बहुविध फसल प्रणाली को किया जाता है, यानी कि वहां पे आप देखोगे वहां पे जो भी किसान है, क्योंकि मैंने आपको बताया था भूमि जो है हमारी क्या है, भूमि जो है हमारी एक लिमिटेड है, भूमि हमारी जो है एक सीमित है, आप भूमि के साइज को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, उस आबादी को आपको खिलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा जो है उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम क्या करते थे पहले, हम पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया करते थे, और जब हम आजाद हुए तो हम बहुत गरीब थे। सरकार को यहां पर लगा कि सरकार को यहां पर महसूस हुआ कि हमें क्या करना है, हमें फूड में यानी कि खाद्य पदार्थ में हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो आप देखोगे सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, और उसमें से बहुत बड़ी एक योजना थी, एक बहुत बड़ा प्लान था, इसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन, एक बहुत बड़ी क्रांति थी जिसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता था, इसमें होता यह था कि जो हम बीज इस्तेमाल किया करते थे तो वो साइंटिफिक सीड्स हुआ करते थे, साइंटिफिक बीज थे, वो वैज्ञानिक बीज हुआ करते थे, और इनसे होता क्या था, इनसे पैदावार बहुत ज्यादा होती थी, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुआ करता था, है ना। नॉर्मली देखोगे आप अगर एक बीघा में मान के चलो 1 कुंटल गेहूं हो रहे हैं तो इनसे 2-3 कुंटल गेहूं हो जाया करते थे। तो आप देखोगे धीरे धीरे किसानों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। एक तरीका और मैंने आपको बताया था बहुविध फसल प्रणाली का, मल्टीपल क्रॉपिंग का। इसमें क्या होता है कि आप एक साल में एक ही लैंड पे जब आप बार बार अलग अलग प्रकार की फसलें करते हो, एक से ज्यादा बार फसलें करते हो अलग अलग प्रकार की, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बहुविध फसल प्रणाली बोल देते हैं। तो आप देखोगे पालमपुर गांव में किसान जो है वो बहुविध फसल प्रणाली को भी अपनाते हैं। फिर मैंने ये बताया कि देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक तरफ किसान क्या कर रहा था, एक तरफ किसान जो है आप देखोगे कि अपना प्रोडक्शन को, अपने उत्पादन को बढ़ा रहा था, है ना। सिंचाई की व्यवस्था थी पालमपुर में, सब कुछ चल रहा था। और मैं याद रखना, जब मैं पालमपुर गांव का नाम लेता हूं तो मैं तुम में से हर किसी का गांव की बात कर रहा हूं। यहां पर पालमपुर का रेफरेंस जो है सिर्फ इसलिए लिया गया है क्योंकि पालमपुर गांव में हमारे भारत के जितने भी गांव हैं वहां पर जैसी कंडीशन होती है, वहां पर जैसी हालत होती है, वो सब पालमपुर में दिखाई गई है, इसलिए हम पालमपुर को रेफरेंस की तरह ले रहे हैं। पालमपुर नाम से कंफ्यूज मत होना, आप अपने गांव को भी ले सकते हो, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि भैया पालमपुर के लोग जो है अलग अलग प्रकार की फसलें करते हैं, गेहूं करते हैं, ज्वार करते हैं, गन्ना करते हैं, आलू करते हैं, अलग अलग प्रकार की फसलें करते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे पालमपुर में अच्छी खासी जो है आप बोल सकते हो जो है ना, जो इरिगेशन सिस्टम जो है ना, कृषि की हम बात करें, सिंचाई की हम बात करें, सिंचाई वगैरह प्रॉपर तरीके से ट्यूबवेल्स वगैरह लगे हुए हैं, बिजली आ गई है, तो ये सारी चीजें उपलब्ध हैं, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर, फिर मैंने आपको बताया था कि जब मैं पालमपुर गांव की बात करता हूं या फिर किसी भी और गांव की बात करता हूं, तो जब हुआ क्या, जब अगर हरित क्रांति हुई तो हरित क्रांति के फायदे भी दिखे और हमें हरित क्रांति के नुकसान भी दिखे। तो मैंने नुकसान के बारे में आपको बताया था, याद है, क्या याद है बताओ, नुकसान के बारे में मैंने क्या बताया था, हरित क्रांति के नुकसान क्या क्या हुए। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हरित क्रांति का मतलब ही यही था कि हमें हाई यील्ड वैरायटी, एक ऐसे बीजों का इस्तेमाल करना है जो कि ज्यादा से ज्यादा हमें पैदावार देंगे, ठीक है सर। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं ना कहीं हमने अपनी पैदावार तो बढ़ा ली और अच्छी खासी पैदावार बढ़ा ली, इतनी पैदावार बढ़ा ली कि आज हम पूरी दुनिया का पेट भर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले, हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला। कैसे सर, क्योंकि जो तुम बीज इस्तेमाल करते हो, जो तुम HYV बीज इस्तेमाल करते हो, पहली बात तो उसके लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए, वो एक ऐसा बीज होता है जो ज्यादा से ज्यादा पानी लेता है ना, यानी कि पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी तुम्हें, अगर बारिश नहीं हुई तो फसल सूख जाएगी। दूसरी बात यह है कि तुम अपने खेत में क्या कर रहे हो, खाद यूरिया को डाल रहे हो। अब मैंने आपको बताया था, याद रखो मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से दो, मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से देखना। मान के चलो मिट्टी है, ये मिट्टी है। अब बेटा होता क्या है, तुमने सुना होगा केचुओं के बारे में, केचुओं के बारे में सुना है। अब केचुए जो होते हैं वो मिट्टी को बहुत ज्यादा उपजाऊ बनाते हैं। सर कैसे बनाते हैं, तो आप देखो हुआ क्या, अब होता क्या है, ये केचु है, मान के चलो केचु है, ये क्या है सर, मान के चलिएगा ये केचु है, ये केचु है, ठीक है, ये छोटे छोटे केचु हैं मिट्टी पे, ये पूरा मिट्टी है ना, पूरा लैंड हमारा जमीन है, इसमें केचु है बहुत सारे जमीन में। अब केचुए क्या करते हैं, केचुओं का काम होता है, वो क्या करते हैं, मिट्टी को, है ना, मिट्टी के अंदर घुस के वो एक तरफ से घुसेंगे, वो दूसरी तरफ से बाहर निकलेंगे, वो है ना, तो ऐसे करते रहते हैं, वो पूरे मिट्टी में इधर से उधर घूमते रहते हैं वो, है ना। जिस रास्ते से वो घुसते हैं अंदर जमीन के अंदर, उस रास्ते से निकलते नहीं है, दूसरे रास्ते से निकलते हैं। फिर होता क्या है, होता यह है कि हमारे जमीन के अंदर हमारी जो मिट्टी होती है उसमें बहुत सारे छिद्र पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे छेद हो जाते हैं। अब इससे होता कैसे, होता यह है कि जो पानी बरसता है, जो हमारा पानी आ रहा है, ये हमारा जो पानी आ रहा है वो आसानी से इन छिद्रों से होके जमीन के अंदर चला जाता है। दूसरी बात ये होती है कि इन छिद्रों के अंदर ऑक्सीजन भी भर जाता है, ऑक्सीजन भर जाता है, या फिर जो दूसरी जो चीजें होती हैं जो मिट्टी के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ होती हैं, ठीक है ना, वो इसमें अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जो केचुए होते हैं वो एक तरीके से मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, मिट्टी में बहुत सारे छेद हो जाएंगे, पानी आएगा, वो पानी आके आसानी से पानी इन छेदों से नीचे जा सकता है और आप देखोगे हमारी जो भूमि जल है उसको बढ़ाएगा। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जब हमने
इस्तेमाल करना शुरू किया केमिकलों का, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करना शुरू किया, उससे हुआ क्या, उससे सारे केचुए मर गए। आप एक काम करना, एक प्रैक्टिकल करना, कोई केचुआ पकड़ना और उसके ऊपर खाद यूरिया डालना पीस के, तो तुरंत मर जाएगा। और कहीं ना कहीं केचुए अगर मर गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अब वो केचुए क्या कर रहे थे, केचुए पूरी प्रोसेस को कर रहे थे, अब कौन करेगा। तभी यहां पे देखा गया कि हम अगर लंबे समय तक इन रसायनों का इस्तेमाल करते हैं तो जमीन की जो उर्वरकता है वो कम हो जाती है। तो हमने क्या किया, हमने धीरे धीरे करके अपनी सारी जमीनों को नष्ट करना शुरू कर दिया। तो एक तरफ आपको सकारात्मक प्रभाव दिखे हरित क्रांति के, तो दूसरी तरफ आपको नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। जल्दी से बताओ, इतना क्लियर हुआ। हाँ, तो केचुआ जो होते थे, या फिर आप बोल सकते हो जो मिट्टी का जो उपजाऊपन था वो धीरे धीरे कम होने लगा। क्यों? क्योंकि हमने जो है खाद को इस्तेमाल करना शुरू किया, रासायनिक खाद को, केमिकल वाली खाद को इस्तेमाल करना शुरू किया। अब दिक्कत क्या हुई, ना सिर्फ हमने मिट्टी को प्रदूषित किया, ना सिर्फ हमने मिट्टी के उपजाऊपन को कम किया, बल्कि हमारा जो भूमिगत जल है ये इसका स्तर भी कम हो गया। और ना सिर्फ कम हुआ बल्कि प्रदूषित भी हो गया। क्यों? क्योंकि जो खाद थी, है ना, ये खाद में जब पानी मिलकर अंदर जाएगा तो केमिकल वाला पानी होगा, दूषित पानी होगा, उस पानी का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हुई, इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारी जमीनें जो थी वो कैसी पड़ गई, बंजर पड़ गई। धीरे धीरे जमीनें जो है बंजर पड़ने लगी। तो एक तरफ हमें हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, और एक तरफ हमें नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। हाँ है ना, फटाफट से बता दीजिए जल्दी। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ चुके हैं। ये कल का मैच देखा था तुमने? कल का मैच किसने देखा? भाई साहब श्रेयस अय्यर, भाई क्या किया है भाई उस बंदे ने, अलग एक लेगेसी सेट कर दी भाई कल उस बंदे ने। एक तरफा मैच हो गया था भाई, मेरे को लग रहा था फिर से मुंबई जीत जाएगी, लेकिन भाई ने क्या किया, भाई ने एंड तक हार नहीं मानी। पहले ये बताओ, कल जो इससे पिछली वाली क्लास में मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था समझ में आ गया? यही हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अरे आरसीबी जीतेगी, चिंता मत करो यार, आरसीबी जीतेगी। अरे भाई आरसीबी का मैं पिछले 15 साल से इंतजार कर रहा हूं आरसीबी कब जीते। छोटा सा था तब से देख रहा हूं, तुम जब पैदा नहीं हुए थे ना उससे पहले का आईपीएल चल रहा है। अरे विराट कोहली मारेगा, अच्छे से मारे। कल मैच एक दिन की बात है, कल का वेट कर रहा हूं मैं। अरे कोई दिक्कत नहीं, अरे फाइनल में जीतेगी, बी पॉजिटिव, बिल्कुल जीतेगी फाइनल में। नहीं यार, आरसीबी को मत हराना, मेरी लास्ट उम्मीद जो है टूट जाएगी। मेरे दिल के बहुत करीब रही है यार, मेरे जितने भी फेवरेट प्लेयर्स थे, एवी डिविलियर्स, विराट कोहली, मिचेल स्टार्क, सब उसका पार्ट रहे हैं यार। मैक्सवेल, हाँ एग्जैक्टली। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, ये हुआ हमारा रिवीजन। ये अभी तक मैंने क्या करवाया, सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी तक रिवीजन करवाया सर। अब हम क्या करेंगे, हम आज के कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हम आज की कुछ नए टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स की बात करें, थोड़ा सा रिकैप अगर करोगे तो हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात कर ली है, हमने उत्पादन के संगठनों के बारे में बात की है ना, भूमि के बारे में बात कर ली, श्रमिकों के बारे में बात कर ली, हमने पूंजी के बारे में बात कर ली, उद्यमता के बारे में बात कर ली, कृषि में सुधार की हमने बात की, किस तरीके से हमने कृषि में सुधार करने शुरू किए, जिसमें हमने हरित क्रांति के बारे में बात की है ना। फिर हमने यह भी देखा कि जमीन का हमने क्या किया, हमने जमीन का अतिदोहन करना शुरू कर दिया। ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा अब एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जमीन का, भूमि का असमान वितरण। अच्छा असमान वितरण क्या होता है, कहने का मतलब यह है कि आपने ये चीज देखी होगी है ना। हम थोड़ा सा अपने गांव से कनेक्ट करना, अगर आप गांव से जुड़े हुए हो, वैसे मैक्सिमम बच्चा जो होगा उसका कोई ना कोई गांव होगा। आप देखना कि किसी भी गांव में, अगर मैं किसी भी गांव की बात करूं तो उस गांव में अगर आप देखोगे तो जमीन का जो वितरण होता है ना वो असमान होता है। मतलब किसी के पास बहुत ज्यादा खेती है तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो किसी के पास बहुत कम है। मतलब किसी के पास तुम 300 400 500 बीघा देख रहे हो, 1000 बीघा देख रहे हो, कोई 1000 बीघा का अकेला मालिक बन के बैठा हुआ है, और किसी के पास है ना वो 2 या 3 बीघा खेती करने के लिए भी जमीन नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं जमीन का असमान वितरण। कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला है, किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, तो किसी के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, या फिर बहुत कम जमीन है उस जमीन में उसका गुजारा नहीं हो सकता। मानते हो नहीं मानते, इसको हम बोलते हैं जमीन का असमान वितरण। यह शायद आपके गांव में भी देखने को मिलता होगा। मैंने क्या बोला, पालमपुर गांव जरूरी नहीं है, यहां पर तो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर जो है पालमपुर गांव को लिया गया है। आप अपने गांव से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं भैया, क्योंकि पालमपुर गांव में जो चीजें दिखाई गई हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय गांव में होती हैं, तो आप अपने गांव से भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन आने की जरूरत नहीं है। हर जगह सेम चीज वही है, हर जगह वही सेम चीज है। क्लियर हुआ? हाँ है ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना। और हम ये सारे टॉपिक्स आज जो है पढ़ने वाले हैं। पलायन की समस्या क्या होता है, पलायन, इसके बारे में हम बात करेंगे, है ना। क्या समस्या है, श्रमिकों की दिक्कत क्या है, ये सारी दिक्कतों के बारे में हम बात करेंगे।
ठीक है सर, पूंजी की समस्या के बारे में बात करेंगे। पूंजी मतलब पैसा। जब भी हमें कुछ खेती वेती करनी होती है, कुछ भी शुरू करना होता है, तो उसके लिए हमें पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। अब यहां पे देखने को मिलेगा किस प्रकार से जो अमीर किसान होते हैं, जो बड़े बड़े किसान होते हैं, जमींदार जो होते हैं, वो तो पूंजी की जुगाड़ कर लेते हैं, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं होती। लेकिन जो गरीब किसान है या फिर जो भूमिहीन मजदूर हैं, वो बेचारे पूंजी का कैसे जुगाड़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम अधिशेष पैदावार की बात करेंगे कि भैया जो बची हुई पैदावार है, यानी कि मान के चलो हमारे खेत में 10 कुंटल गेहूं का उत्पादन हुआ, पैदावार हुई, 10 कुंटल में 5 कुंटल तुमने अपने लिए, अपने फैमिली के लिए निकाल दिए, बचे हुए 5 कुंटल का क्या करोगे। अधिशेष पैदावार का किसान क्या करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। गैर कृषि कार्य मतलब पालमपुर में कौन कौन से गैर कृषि कार्य और होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। आज इस चैप्टर का जो है अंतिम संस्कार हो जाएगा, चिंता मत करिए, एंड तक जो हम पढ़ते रहेंगे और एक एक चीज को डिटेल को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब एक काम करो, सारे बच्चे मेरे को ऐसे करके शेयर थम्स अप देंगे विद फायर इमोजी, फटाफट से, जल्दी से। उसी के साथ हम जो है इस लेक्चर को शुरू कर देते हैं फटाफट से। अभी तक हमने रिवीजन किया है, आरसीबी के बारे में बात कर ली, तुम्हारे हालचाल पूछ लिए, बस इतना ही किया है अभी हमने। ठीक है, चाय ठंडी हो गई यार ना, मजा नहीं आ रहा, अब नहीं मजा आ रहा। हा हा हा। चलो, अरे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलिए मस्त। हाँ, और भाई जो बच्चे नए हैं, पहली बार इस क्लास में आ रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी मेरी, प्लीज जाओ जाके बाकी के जो लेक्चर हो गए उनको देखो जाके, हैं ऐसे ही आ जाते हो मुंह उठा के बे, फिर कहते हो जो समझ में नहीं आया सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहां बोले जा रहे हो। अरे पहले लेक्चर तो देख ले बेटा, है? चल ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, नए टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, भूमि का असमान वितरण। अच्छा, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि भूमि का असमान वितरण कैसा होता है, कि आप जैसे पूरा एक इमेज देख रहे हो, आपकी एनसीईआरटी जो आपकी किताब जो आप पढ़ते हो उसमें भी ये चित्र दे रखा होगा। आप देखोगे कि यहां पर जो भूमि है, यहां पर देखो ध्यान से, भूमि है, किसी के पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं, किसी के पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं, देख रहे हो, है ना, और किसी के पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं सर। मतलब जिस बंदे का ये इतना बड़ा खेत है, उतने खेत में आप देखोगे 10 लोग और काम कर रहे हैं। मतलब इतने बड़े साइज के जो खेत हैं वो 10 बंदों के पास है। सोच रहे हो, मतलब जितने बड़े खेत हैं, ये देखो जितना बड़ा खेत आपको दिख रहा है, उतने खेत में आप देखोगे 10 और लोग काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप देखो कहीं बहुत बड़े आपको जमीन के पैचेस दिख रहे हैं, बड़े बड़े आपको जमीन के पैचेस दिख रहे हैं, है ना, ये देखो कितना बड़ा पैच है। अब सोच के देखो, कोई बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो सिर्फ इतने, है ना, सोच के देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब जितनी इस एक इंसान के पास जमीन है उतनी 12 किसान उतने में खेती कर रहे हैं। सोच के देखो, तो यही हमारे जमीन का असमान वितरण है। आप अगर ये चित्र ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार जो है, आप देखोगे कि मैक्सिमम जो लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा जो किसान है वो क्या है बेचारे, है ना, वो तो या तो भूमिहीन मजदूर है, यानी कि उनके पास कोई खेती नहीं है, या फिर अगर खेती भी है तो बहुत छोटी छोटी खेती है, उनके पास बहुत कम खेती है और इस खेती में उनका गुजारा नहीं हो सकता। अब सोच के देखो ना, तुम्हारे पास 1 बीघा 2 बीघा खेती है, कैसे करोगे। अब इन भाई साहब के पास देख लो, जितने 12 लोग लेके बैठे हुए हैं उतने ये भाई साहब अकेले लेके बैठे हुए हैं। ये देखो इतना बड़ा, समझ रहे हो, है ना। मान के चलो किसी बंदे के पास 50 बीघा खेती है, 50 बीघा, ठीक है, और किसी के पास 2 बीघा खेती है ना, तो मान के चलो 25 जो लोग हैं, 25 दूनी 50, मतलब जो इसके पास 50 बीघा खेती है, उतनी खेती में 25 लोग और काम कर रहे हैं। मतलब सोच के देखो, समझ रहे हो, मतलब जिसके इतने अकेले के पास, इसके पास 50 बीघा खेती है और जितनी इसके पास खेती है उतनी खेती 25 लोगों के पास है, टोटल 2-2 बीघा खेती। समझो यहां पे कितना ज्यादा असमान वितरण है, और ये गांव में देखने को मिलता है भाई। तुम्हें अगर नहीं पता तो तुम अपने बाबा से पूछना जाके कि बाबा अगर ऐसा होता है या नहीं होता। गांव में जो बेचारे पिछड़े वर्ग से जो लोग आते हैं उनको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। आप कभी पूछना अपने बाबा से, दादी से, जो भी आपके गांव में रहता है, या फिर अगर आप खुद गांव में रहते हो तो कभी ऑब्जर्व करना ये चीज। आपके गांव में कुछ जो मुट्ठीभर लोग हैं, 10-15 जो लोग होंगे, उनके पास अच्छी खासी जमीन होगी, हो सकता है 200 बीघा 250 बीघा 300 बीघा, लेकिन कुछ जो लोग होंगे उनके पास या तो बिल्कुल खेती नहीं होगी, और देखना खासकर वो जो लोग होते हैं वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, या फिर उनके पास अगर खेती होती भी है तो 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा खेती होती है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं इसको ही हम बोलते हैं जमीन का असमान वितरण, और ये चीज आपको सेम पालमपुर में भी देखने को मिलती है। अब यही तो है ना, पालमपुर से ही तो पूरे गांव को, पूरे भारत के, जो हमारा भारत का जो कृषि है ना, कृषि प्रधान देश बोला जाता है भारत को, तो भारत के कृषि प्रधान देश को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पालमपुर गांव के जरिए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, यहां पे वही लिखा हुआ है कि अधिकतर जो हमारे गांव हैं उनमें आप देखोगे कि जमीन का आपको असमान वितरण देखने को मिलता है। मतलब जमीन जो है वो, है ना, या तो बहुत ज्यादा है किसी के पास, और हमारे पूरे भारत में भी तुम्हें देखने को मिलता है। तभी तो हम बोलते हैं ना, भारत में असमानताएं बहुत ज्यादा है।
अमीर तो बहुत ज्यादा अमीर है भाई, अमीर इतने अमीर है कि उनके पास समाये नहीं समा रहा पैसा, और गरीब फिर इतने हैं कि भाई गरीबी में मतलब वो उनका हाल देख के तुम कहोगे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। तो भारत में असमानताएं बहुत ज्यादा है, ना सिर्फ जमीन के केस में देखने को मिलता है, हर केस में आप देखोगे तो भारत में कुछ ज्यादा ही आपको असमानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है सर, आगे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भूमि के अधिकांश भाग पर जो है मुट्ठी भर किसान का कब्जा है। सोच के देखो, मतलब ये देख रहे हो ना, ये देखो ये बड़े बड़े जो पैचेस देख रहे हो, ये देखो ये इतना बड़ा, 1 2 3 4, ये देखो इतने बड़े बड़े पैचेस हैं। कुछ मुट्ठी भर जो किसान है, कुछ मुट्ठी भर जो जमींदार हैं, वो बड़े बड़े जमीनों पर जो है अपना कंट्रोल जमाकर, अपना कब्जा जमाकर बैठे हुए हैं। बाकी देखो छोटे छोटे किसान कितने, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16, ये देखो ये इधर, ये छोटे छोटे किसान इधर, इनके पास फिर भी ज्यादा है, ये फिर छोटे छोटे किसान अलग। सोच के देखो, मतलब है ना, कुछ मुट्ठी भर जो किसान है वो गांव की अधिकांश जमीन पर जो है कब्जा करके बैठे हुए हैं। ठीक है सर, जबकि आप देखोगे ना जो ज्यादातर किसान है, जो छोटे मोटे बेचारे किसान जो है, आप देखोगे वो सिर्फ और सिर्फ जमीन के छोटे टुकड़ों पर काम करते हैं। जमीन के जो छोटे टुकड़े जो होते हैं, 2 बीघा 3 बीघा 2.5 बीघा, इतनी खेती पर जो है वो काम करने पर मजबूर है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो खेती हो रही है उस पर कंट्रोल कौन कर रहा है? तो कुछ मुट्ठी भर किसान जो है, जमींदार जो है वो कर रहे हैं। समझ में आया? और आप देखो भारत में लोग जमीन को लेके काफी ज्यादा क्या होते हैं, काफी ज्यादा जो है इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं लोग जमीन से। आपने देखा होगा गांव में बहुत सारी स्टोरी सुनी होंगी आपने कि भाई ने जमीन के पीछे भाई को मार दिया। मतलब सगा इंसान सगे अपने अपनों को मार देता है, सगे सगों को नहीं मानता भाई जमीन के चक्कर में। मैंने ऐसे बहुत सारे केस सुने हैं कि भाई जमीन के चक्कर में विवाद हो गया भाई, है ना, भाई भाई से लड़ रहा है ना, भाई ने भाई को मार दिया, भाई ने बाप को मार दिया। तो ये केसेस आप सुनते रहते होगे। ज्यादातर ये चीजें गांव में ही होती हैं, और सिर्फ किसके पीछे होती हैं? जमीन के पीछे। तो लोग जो होते हैं वो जमीन को लेके बहुत ज्यादा जो है अपना जुड़ाव रखते हैं। खासकर अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं, यूपी की, बिहार की, पंजाब की, हरियाणा की, यहां पर जो लोग हैं वो अपनी जमीन को लेकर बहुत ज्यादा जुड़ाव फील करते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। जैसे थोड़ा सा हम पालमपुर का उदाहरण देंगे, आपकी किताब में भी दे रखा है। अगर पालमपुर में आप देखोगे, मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, ध्यान करो, मैंने आपको क्या बताया था? पालमपुर में लगभग 450 परिवार थे। ठीक है, 450 परिवार थे, और 450 परिवारों में से लगभग जो 1/3 लोग हैं, मैंने क्या बताया था, 1/3 जो लोग हैं वो क्या है? वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो थोड़े से दलित वगैरह है ना, वो दलित हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। यानी कि 150 जो लोग हैं, 450 का 1/3 कितना हुआ? 150 जो लोग हैं आप देखोगे इनके पास या तो खेती करने के लिए भूमि नहीं है, और अधिकांश जो है वो दलित है। सोच के देखो, मतलब 1/3 लोगों के पास तो खेती है ही नहीं, वो भूमिहीन है। जितने भी यहां पर दलित, और आपके गांव में भी ऐसा होता होगा, जितने भी दलित हैं उनके पास यहां तो बहुत छोटा सा लैंड होगा, बहुत छोटी सी जमीन होगी, या फिर ज्यादातर जो दलित लोग होते हैं उनके पास जमीनें नहीं होती। क्यों नहीं होती सर? क्योंकि दलितों को बेटा बहुत परेशान किया गया। मैंने बताया ना आपको, दलितों का अगर आप इतिहास देखोगे तो बहुत ही पेनफुल, बहुत ही आप बोल सकते हो दर्दनाक या फिर दयनीय इनका इतिहास रहा है। इनको हमेशा पीछे ही रखा गया है। मुझे मतलब देख के सुनकर इतनी बड़ी मतलब थोड़ा दुख लगता है कि भाई काश ऐसा ना हुआ होता। ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ है भारत में, आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो ये काफी गलत हुआ। तो आप देखोगे जितने भी है ना दलित लोग हैं, अधिकांश लगभग मैं 150 लोगों की बात करूं जो कि गरीब भी हैं, जिनके घर जो है घास फूस से बने हुए हैं, कच्चे घर हैं इनके, और आप देखोगे खेती करने के लिए इनके पास भूमि नहीं है। और आप देखोगे अधिकांश कैसे, अधिकांश जो लोग हैं वो उसमें दलित है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब सर ये 150 हो गए, अब 240 परिवारों की अगर मैं बात करूं, ये 150 अलग है, मतलब 1/3 आप हटा दो, 450, टोटल कितना है? टोटल 450 है। ध्यान से देखना, सिंपल सा मैथ है, सिंपल सा मैथ है, कंफ्यूज नहीं होना। 450 टोटल फैमिलीज रहती हैं, टोटल जो कुल जो परिवार है, कुल परिवारों की अगर हम बात करूं, कुल परिवार, ठीक है, ये कितने? 450 है ना। अगर मैं बात करूं 1/3 की, अगर 1/3 हटा दो यानी कि 150 की मैं बात करूं, इसमें दलित आ जाते हैं हमारे। ठीक है, यानी कि 150, कितने बचे? 4 में से 1 गए 3, ठीक है, 300 बचे, 300। ठीक है, टोटल कितना है? टोटल कितने बचे? अभी टोटल 300 बचे, 300 बचे। अब इन 300 की हम बात करें, 300 में से जो हमारे 240 परिवार है, 240 जो परिवार है इनके पास भूमि तो है, लेकिन वो भूमि जो है वो 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। मतलब ये सुनो, यहां पे ध्यान से देखो, 1/3 जो लोग हैं, 150 जो लोग हैं, इनके पास तो कोई भूमि नहीं है, कोई भूमि नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है ना, ये भूमिहीन है। ये दूसरे बड़े बड़े जो किसान हैं जिनके पास बहुत ज्यादा खेती है, उनके खेतों में लोग काम करते हैं ताकि कुछ इनको रोजगार मिल जाए, पैसा मिल जाए। ठीक है, अच्छा, अब बचे कितने सर? 300 बचे। 450 में से 150 के पास तो है ही नहीं, बचे कितने? 300। अब 300 में से अगर आप देखोगे ना, 300 में से ये 300 बचे, 300 में से जो 240 और फैमिलीज हैं, 240 जो परिवार है, उनके पास आप देखोगे 2 हेक्टेयर
या फिर उससे कम क्षेत्रफल वाले छोटी भूमि के टुकड़ों पर वो जो है काम करते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं 240 बचे हुए 300 लोगों में से 240 लोगों को देखूं तो इन लोगों के पास खेती तो है, लेकिन वो खेती कितनी है, 2 हेक्टेयर या उससे भी कम खेती है इनके पास। क्लियर हुआ। और ये क्या करते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है 2 हेक्टेयर कोई बहुत ज्यादा जमीन थोड़ी ना होती है, ये 2-2.5 बीघा होगी कुल मिला के। हेक्टेयर सर क्या होता है, हेक्टेयर का मतलब होता है कि हम जमीन को नापते हैं ना, जमीन को नापने की जो इकाई होती है, यूनिट जो होती है, उसको हम हेक्टेयर बोल देते हैं। जैसा आप देखते होगे, आपने सुना होगा ना बीघा, विषय, है ना, और ये किले, अलग अलग हम नाम को इस्तेमाल करते हैं। हर जगह आप देखोगे स्थानीय भाषाओं में इनको नापने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। किले की हम बात करें, बीघा की हम बात करें, विषय की हम बात करें, एकड़ की हम बात करें, ठीक है। तो ऐसी हेक्टेयर भी हमारी क्या यूनिट है, ठीक है। चलो तुम बीघा मान लो, तो आप देखोगे ना 240 से ज्यादा जो परिवार हैं उनके पास आप देखोगे 2 हेक्टेयर से कम की क्षेत्रफल की जो है उनके पास भूमि है जिन पर वो खेती करते हैं। और आप देखोगे ना, याद रखना है ना, अब इतने छोटे खेत पे काम करके कुछ बचेगा थोड़ी ना। आप सोच के देखो, 2 बीघा जिसकी जमीन है, अब उस 2 बीघा जमीन में वो काम करेगा, क्या बचेगा आप बताओ, कुछ नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि उसको जो है अन्य सोर्स पर, जो दूसरी चीजें हैं उन पर भी जो है ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये वो खेती भी करेगा और कुछ दूसरा सोर्स भी, कुछ दूसरा जो इनकम का सोर्स है, स्रोत जो है वो भी ढूंढेगा कि भैया 2 बीघा जमीन में तो फायदा होगा नहीं, तो हमें दूसरा अपनी आय का स्रोत भी ढूंढना पड़ेगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? क्लियर हुआ? इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई आपको, बहुत ही सिंपल भाषा में समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो आप देखोगे इन ऐसी ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो खेती कर रहे हैं, देखो ये वाले जो किसान है, ये देखो ये वाले जो किसान है, ये वाले जो किसान है, ये वाले जो किसान है, इनके पास 2 हेक्टेयर या उससे भी कम की जमीन है और इनको मजबूरी में आकर इन पर काम करना पड़ता है। और हाँ, ये अपने और अपनी फैमिली की मदद से ही खेती करते हैं, कोई मजदूरों को नहीं रखेंगे। क्यों ही रखेंगे, 2 बीघा खेती है। प्लस आप देखोगे कि इसके अलावा भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उस 2 बीघा में इनका गुजारा नहीं हो सकता, ठीक है। वो इतनी छोटी जमीन है कि उस जमीन से आपको पर्याप्त मात्रा में आमदनी, पैसा नहीं आएगा, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूं, अच्छा अब ये क्या हो गया, अब थोड़ा सा मैथ्स लगाओ, थोड़ा सा मैथ्स, सिंपल सा मैथ्स लगाना है आपको, है ना। टोटल फैमिली कितनी थी, टोटल अगर मैं कुल परिवारों की बात करूं, जो कुल परिवार थे ये कितने थे सर, 450। बहुत सिंपल सा मैथ्स है, कमल सर ने पढ़ा दिया होगा इतना बेसिक मैथ्स तो, ठीक है। हाँ, कुल परिवार हमारे 450 थे। अगर मैं बात करूं जो हमारे दलित वर्ग के लोग हैं, ये कितने थे सर, 1/3 यानी कि 150। बचे कितने सर, 300 लोग, ठीक है। अब 300 की हम बात करें, अन्य जो परिवार हैं, अन्य परिवार जो हैं, है ना, 240 है, इनके पास 2 या फिर 2 से कम, है ना, या 2 या 2 से कम। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर, 2 या 2 से कम इनके पास खेती है, 2 एकड़ की खेती है, ठीक है सर। इनके पास क्या, ये सर भूमिहीन है, ये भूमिहीन है, इनके पास खेती नहीं है, ठीक है सर, अच्छी बात है। बचे कितने सर, 0, 10 में 4 गए 6, 60 परिवार बचे। अब इन 60 परिवारों में कौन आता है, तो 60 परिवारों में या तो अमीर आते हैं, अमीर किसान, या फिर आप बोल सकते हो मझोले किसान, या फिर मध्यम वर्ग के किसान, ठीक है। क्लियर हुआ? ये चीजें क्लियर हुई। अब बचे हुए 60 है ना, 60 परिवारों में कौन आता है, अमीर किसान आते हैं जिनके पास अच्छी खासी जमीन है, यानी कि कौन से वाले सर, ये वाले किसान आते हैं, अमीर किसान। ये देखो ये हो गया, ये देखो कितनी बड़ा पैच है, सोच के देखो, ये वाला ये क्या है, ये सर अमीर किसान है, ये सर क्या है सर, ये अमीर किसान है ना। और ये कौन से वाले किसान है, ये हमारे मझोले किसान है, ये वाले मझोले, है ना, ठीक है सर। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं आगे, समझ में आया ना। हाँ, तो आप देखोगे 60 परिवार जो बचे हुए हैं, इनके पास या तो आप देखोगे 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है, या फिर आप देखोगे कुछ जो बड़े किसान हैं उनके पास 10 हेक्टेयर या फिर इससे अधिक भूमि है। सिंपल सी मतलब है, इनके पास कितनी भूमि है आप देखोगे ना, ये क्या लिखा हुआ है, जैसे हम थोड़ा सा बात करें, हाँ थोड़ा सा देखोगे ना, 2 हेक्टेयर। अच्छा सर, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, इन 60 की बात करूं, 60 परिवारों की बात करूं, है ना, 2 से ज्यादा, है ना, और आप बोल सकते हो कुछ के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा प्लस की भूमि है, और कुछ के पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि है। ये क्लियर हुआ आपको? फटाफट बताओ, यहां पर प्रॉपर तरीके से आपको कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होंगी, जो भी है। क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। टोटल परिवार है 450,
कहां पर सर? पालमपुर में। दलित, जो दलित है बेचारे 150, 1/3 है सर। दलित कितने सर? 1/3 है, यानी कि 1/3 को अगर आप निकालोगे 450 का 1/3 तो 150 आता है। यानी कि आप देखोगे 150 जो लोग हैं भूमिहीन है। अब इनको 150 को अगर हटा दें तो बचे कितने? 300। 300 में से जो 240 अन्य परिवार जो है, इनके पास 2 एकड़ 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। 2 एकड़ नहीं, सॉरी, हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है इनके पास, ठीक है सर। और आप देखोगे इनके पास ज्यादा आमदनी नहीं होती, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। बचे हुए 60 परिवार जो है मंझूले परिवार हैं, या फिर मध्यम वर्ग के परिवार हैं, या फिर इनमें कुछ अमीर लोग भी, अमीर किसान भी आते हैं। तो आप देखोगे कि इसमें कुछ अमीर किसान आते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या फिर उससे ज्यादा की जमीन है, और इसमें कुछ मध्यम वर्ग के किसान भी आते हैं, इनके पास 2 हेक्टेयर से लेके 10 हेक्टेयर के बीच में जमीन है। हाँ है ना? अब इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। हाँ है ना? बताओ जल्दी से बताओ फटाफट से, इतनी चीजें क्लियर हुई? अरे शाबाश, एक बारी थम्स अप दे दो फटाफट से अगर आ गया हो तो। बहुत ही सिंपल भाषा में बताया है मैंने आपको। और हाँ बेटा, आज थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, आज थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो हाँ आज थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना कि मे भी हो सकता है थोड़ा लेक्चर लंबा खिंच जाए। 1.5 घंटा कम से कम बैठना पड़ेगा तुम्हें, वरना पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अरे पोल अभी आ जाएंगे, पोल आज पोल भी करेंगे भाई, पोल भी करेंगे। अच्छा, अब तो कुछ चीजें दे रखी होती हैं आपके एनसीईआरटी में, ये आपको खुद ही पढ़नी है ताकि आपको खुद अच्छे से आ जाए। लेकिन यहां पे कुछ एक पॉइंट दे रखा है, बहुत सारे आपके एनसीईआरटी में ऐसे कुछ आपको बॉक्सेस दे रखे हैं, इन बॉक्सेस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बताया गया है। अब होता क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था कि मान के चलो, है ना, ए नाम का बंदा है, उसके पास इतनी बड़ी जमीन है। सोच के देखो, ए नाम का बंदा है, उसके पास इतनी बड़ी जमीन है, ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब ए के ना 3 बच्चे हुए, है ना, बी सी डी। अब होगा क्या, ये जो इतनी बड़ी जमीन है कितनों में बटेगी? इतनी बड़ी जमीन जो है वो तीनों में बट जाएगी, है ना, तीनों में बट जाएगी। क्लियर हुआ? अब हुआ क्या, अब बी के भी, है ना, बी के भी 2 बच्चे हुए, ई एफ, सी के भी 2 बच्चे हुए, जी एच, डी के भी 2 बच्चे हुए, आई जे, ठीक है ना। अब होगा क्या, अब ये जो 3 हिस्सों में बटी है, इसके फिर से जो है 2-2 हिस्से हो जाएंगे, है ना। अब एक हिस्से में बी की औलादे कर रही हैं, सी वाले में ये और डी वाले में ये। क्लियर हुआ ना? अब होता क्या है, होता यह है कि अगर कोई जमीन की मैं बात करूं तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो जमीन जो है उसका हिस्सा छोटा होने लगता है। सिंपल सी बात है, मान के चलो अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ोगे, मेरी कोई जमीन है, लेट्स से 50 बीघा जमीन है, मेरे 2 बच्चे हुए, 25-25 हो गए, उनके 2 बच्चे हुए, 12.5 हो गई, फिर उनके 2 बच्चे होंगे, तो होगा क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी आप देखोगे जमीन का जो साइज है वो छोटा होने लगेगा। इससे भी फिर बाद में एक ऐसा समय आएगा जिसमें आप देखोगे कि आपकी जो आगे पीढ़ियां हैं वो खेती नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि खेती बट बट के इतना साइज छोटा हो चुका है कि उसमें कुछ खेती करने का फायदा ही नहीं रहेगा। तो ये भी आपको चीज देखनी पड़ेगी। क्लियर हुआ ना? हाँ है ना? तो यहां पे वही एक उदाहरण दे रखा है, थोड़ा सा पढ़ना आपको समझ में आएगा। 1960 में जो एक कृषक थे, इनका नाम था कृषक गोविंद। इनके पास 2.25 हेक्टेयर की आप बोल सकते हो एक जमीन थी, भूमि थी, है ना, अधिकतर उसमें असंचित भूमि थी, ठीक है सर। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से जो है इस पर खेती करते थे। यद्यपि वे बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से भी होने वाले कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा जो अपना गुजारा करता था, ठीक है सर। गोविंद की मृत्यु के बाद हुआ क्या, यह भूमि उसके 3 पुत्रों में बट गई। कितनी 0.75 हेक्टेयर पर बच्चा, ठीक है ना, बट गई, ठीक है सर। हुआ क्या, अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद जो है गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे। क्या हुआ भाई, क्योंकि हुआ ये कि ऑलरेडी इनके पास जमीन इतनी कम थी। सोच के देखो, सिर्फ इतनी थी 2.25 हेक्टेयर, इतनी कम जमीन है। अब इसके बच्चे कितने हैं सर? अब इसके जो बच्चे हैं, इसके जो पुत्र हैं, इनमें क्या हुआ, इनमें जो है जमीन बट गई। तीन पुत्र थे इसके, तीनों पुत्रों में जो है इन्होंने जमीन बांट दी। 0.75 ऐसे करके बांट दी। अब हुआ क्या, अब सब कुछ इनके पास है, इनके पास आधुनिक विधियां हैं करने की खेती को। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि भाई 0.75 हेक्टेयर कितना होता है, एक छोटा सा लैंड होता है जिसमें तुम मुश्किल से घर बना सकते हो। अब इसमें खेती कहां करोगे तुम? खेती करने का फायदा है, सब कुछ है तुम्हारे पास आधुनिक विधियां हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है, ट्रैक्टर वगैरह भी है, तुम उत्पादन भी ज्यादा कर सकते हो। दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि भाई इतना छोटा है ना, 0.75 हेक्टेयर कितना होता है, बहुत कम होता है भाई, 1 बीघा से भी कम है। तो कैसे खेती करोगे? तो यहां पर दिखाया गया है कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी होता क्या है कि जमीन जब बढ़ जाती है तो फिर होता यह है कि भाई जो लोग खेती कर रहे थे वो खेती नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे स्रोत पर निर्भर हो जाएंगे, वो नौकरी करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। तभी तो क्या हुआ भाई, अगर आप देखोगे भारत में तो लोग फिर भी खेती करते हैं, लेकिन अगर आप यूएस वगैरह में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, वहां पे आप कोई खेती नहीं करता। क्यों नहीं करता खेती? वहां पर भी यही सीन हुआ है भाई, वहां पे तो बहुत तमाम जमीन पड़ी हुई है, लेकिन वो जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, वो सेवा क्षेत्र में ज्यादा है ना, वो कृषि क्षेत्र में नहीं, वो सेवा क्षेत्र में ज्यादा है, विनिर्माण क्षेत्र में ज्यादा है।
वो कृषि नहीं करते। और हमारा भारत भी उसी की तरफ बढ़ रहा है। आप जैसे जैसे देखोगे कि जहां पहले खेती हुआ करती थी, आज वहां पर घर बने हुए हैं, कॉलोनी बनी हुई है। ये नोएडा में, गुड़गांव में क्या हुआ? यही तो हुआ भाई। नोएडा में, गुड़गांव में कहां जमीन है? लोग जो है फ्लैट में रहते हैं। सोच के देखो, लोग जो है 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए फ्लैट के देते हैं। 5 करोड़ में अपनी जमीन पर कितना बढ़िया घर बनेगा। और वो क्या कर रहे हैं? वो फ्लैट के, सोच के देखो, फ्लैट के वो 3-3, 4-4 करोड़ रुपए देते हैं। क्यों? क्योंकि जमीनें है ही नहीं। ना नोएडा में जमीन है, ना आप बोल सकते हो ना गुड़गांव में जमीन है, ना दिल्ली में जमीन बची हुई है। सारी जमीनों पर जो हमने क्या करके रखा है? घर बना लिए, सड़कें बना दी, हॉस्पिटल बना दिए, स्कूल बना दिए। अब खेती करने के लिए कहां से आएंगी जमीन? समझ रहे हो? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो जमीन है हमारी, वो एक बहुत ही क्या है, बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो एक सीमित संसाधन है, बहुत ही दुर्लभ संसाधन है। उसका साइज आप बढ़ा नहीं सकते। आपके पास जितनी जमीन है उतने में ही आपको काम चलाना पड़ेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई? इतनी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, तो ये बॉक्सेस वगैरह जो एनसीईआरटी में दे रखे होते हैं, एक बार ही पढ़ लिया करो और अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है सर, आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब हम बात करें खेती की जमीन जो है यदि छोटे आकार की, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ बेटा थोड़ा सा। हाँ, अब यहां पे क्या दे रखा है बेटा कि देखो, खेती की जमीन यदि छोटे आकार की होगी तो उस किसान को अपने परिवार का भरण पोषण करने में जो है कठिनाई होगी। ऑब्वियस सी बात है कि भाई, ऑब्वियस सी बात है। एक सोच के देखो, जब तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कम जमीन है, 1 एकड़ जमीन है तुम्हारे पास, 1.5 एकड़ जमीन है, अब उसमें तुम क्या कर सकते हो? उसमें तुम ठीक से अपने परिवार का पेट भी नहीं भर सकते। अब ऐसे में क्या होगा? और इसके अलावा आप थोड़ा सा और जाओगे नीचे तो आप देखोगे जो भूमिहीन किसान होते हैं, यानी कि एक ऐसे किसान जिनके पास क्या है, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, वो दूसरों की खेतियों पर खेती करते हैं, दूसरे किसानों की जमीनों पर खेती करते हैं। ऐसे किसानों की हालत तो और ज्यादा बदतर होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास खेती है नहीं। और अगर उनके पास खेती नहीं है तो कल को बुरा समय आया, और मान के चलो बुरा समय आया जहां पर इनको नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। क्या करेंगे? अब भाई सोच के देखो, किसी के पास कम जमीन है तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो भूमिहीन किसान है, जिनके पास कुछ है ही नहीं, अगर बुरा समय आया, उनको काम नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, तो ये तो बेचारे मर जाएंगे भूख की वजह से। और ऐसा हुआ है भारत में, बहुत बारी हुआ है। अंग्रेजों के टाइम पर तो लाखों करोड़ों लोग, तुमने सुना होगा जो बंगाल की भुखमरी आई थी, उसमें करीबन जो है 1 करोड़ से ज्यादा लोग मरे थे। सोच के देखो, 1 करोड़ से ज्यादा लोग, छोटे मोटे देशों की जनसंख्या होती है इतनी, भूख के कारण मर गए थे। और भूख के कारण जो मृत्यु होती है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है। सोच के देखो, क्योंकि इंसान भूख की वजह से एकदम से नहीं मरता, इंसान को मरने में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। तो और 1 करोड़ से ज्यादा जो लोग हैं मरे थे। और ऐसा भी बोला जाता है कि वहां पे हालत इतनी खराब थी कि लोग जो है इंसानों को मार मार कर खा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे खाने को कुछ था ही नहीं। सोच रहे हो कितनी बुरी स्थिति आ जाती है भुखमरी की वजह से। तो ये ऐसी स्थिति ना आए तो आप देखोगे ना, यहाँ पे सरकार बहुत सारे जो स्कीम्स वगैरह जो होती हैं वो चलाती है। सरकार क्या करती है, अपने बफर स्टॉक में बहुत सारा अनाज जो होता है स्टोर करके रखती है कि इन केस अगर कोई ऐसी आपदा आ जाती है ना, अकाल पड़ जाता है, तो ऐसे केस में ऐसे इलाके जहां पर दिक्कत बहुत ज्यादा है तो वहां पर सरकार जो है वो गेहूं वगैरह बंटवाती है। आपने सुना होगा, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन सुनो, यहाँ पे वही सीन है, यहाँ पे वही सीन है। क्लियर हुआ? हाँ, तो आप देखोगे ना, उनको अपनी आजीविका के लिए क्या करना पड़ता है? दूसरों की जमीनों पर काम करना पड़ता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं 2 तरह के लोगों की बात कर रहा हूं। यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे 2 तरह के लोगों की बात हो रही है सर। एक तो भूमिहीन किसान है, यानी कि जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है। एक दूसरे किसान ऐसे हैं जिनके पास भूमि तो है, लेकिन वो इतनी कम भूमि है, उस भूमि का कोई फायदा नहीं है, उससे इतना भी नहीं हो पाता कि बेचारे वो अपने फैमिली का भी पेट भर सकें। तो उसमें 2 तरह के किसान आएंगे, एक तो भूमिहीन किसान और एक ऐसे किसान जिनके पास बहुत कम जमीन है, उस जमीन पर वो अपना गुजारा नहीं करते। तो ऐसे दोनों किसान क्या करते हैं? वो दूसरों की जमीनों पर जो है काम करते हैं। आपने देखा होगा आपके गांव में, अगर आपके पास ठीक ठाक खेती है तो पूछना कि आपके खेतों में मजदूर भी काम करते होंगे। उनसे कभी जाके पूछना, या तो उनके पास बिल्कुल खेती नहीं होगी, या तो वो प्रॉपर तरीके से भूमिहीन होंगे, कुछ खेती नहीं होगी। और दूसरा क्या होता है? दूसरा आप देखते हो कि उन पर खेती अगर होगी तो 1-2 बीघा खेती होगी, इसमें उनका गुजारा नहीं चलता। ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं भाई। अब चाहिए छोटा सा देख लो, थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे एक बॉक्स में एक प्रॉपर तरीके से डेटा दिया गया है, प्रॉपर तरीके से है ना, स्टैटिक्स डेटा दिया गया है, एक वाणिज्य डेटा दिया गया आपको। आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे स्टैट्स दे रखी है एक तरह से। और तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे ना, ये जो किसान है, ये जो है ना, ये वाले किसान, ये क्या है? अर्ध मझोले और बड़े कृषक हैं। किसकी बात कर रहा हूं सर मैं? किसकी बात कर रहा हूं मैं? अच्छा, अब आप थोड़ा सा देखोगे ना, यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो कृषि क्षेत्र है और दूसरा है कृषकों की संख्या। अब कृषकों की संख्या की हम बात करूं तो आप देखोगे ये 85% कौन है भाई? 85%। ये देखो 85% हल्के अर्ध मझोले और बड़े कृषक, 2 हेक्टेयर से अधिक की जमीन इनके पास। सोच के देखो। और आप देखोगे सीमांत एवं छोटे किसानों की बात करूं तो ये है। लेकिन अगर आप कृषि क्षेत्र की बात करोगे तो आप देखोगे लगभग 44.6% जो क्षेत्र है उन पर कब्जा किसने करके रखा है?
उन पर जो है अर्ध मझोले किसानों ने और बड़े कृषकों ने जो है उन पर कब्जा करके रखा है। सोच के देखो कितना ज्यादा असमानता, ये क्या दिखा रहा है, ये असमानताएं दिखा रहा है, ये असमानताएं दिखा रहा है। यहां पे क्या दिखाया गया है कि कृषि क्षेत्र और कृषकों का वितरण किस प्रकार है, वो यहां पर जो दिखाया गया है। समझो यहां पे क्या बोला गया है। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, फटाफट से बताओ, ये चीजें क्लियर हुई? हाँ, तो ये थोड़ा सा देख लेना, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। पक्की बात है, क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। हाँ, अब एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन है? बताओ, फटाफट से बताओ। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक नया टॉपिक पढ़ लेते हैं, पलायन की समस्या। अब देखो यहां पर किसके बारे में बताया गया, आप जैसे अपने बुक में पढ़ोगे तो बुक में यहां पर बताया गया श्रमिकों के बारे में, श्रम के बारे में बताया गया। आप अगर बुक में देखोगे तो आपको उसमें श्रम के बारे में बताया गया। एग्जैक्टली किसके बारे में बताया गया है, तो आप देखोगे यहां पर मजदूरों के बारे में बताया गया। अब देखो होता क्या है, अब थोड़ा ना हर चीज कनेक्टेड है। अब मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो लोग हैं, आप देखोगे गांव में क्या है, गांव में आप देखोगे तो यहां तो आपको मझोले किसान मिलेंगे, बड़े किसान मिलेंगे, और आप भूमिहीन मजदूरों की मैं बात करूं, भूमिहीन मजदूरों की बात करूं, ऐसे किसानों की अगर मैं बात करूं इनके पास 2 एकड़ से कम की खेती है, 2 हेक्टेयर से कम की खेती है, सॉरी 2 एकड़ बार बार मुंह से निकल जाता है, सॉरी। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम की खेती है, या फिर ऐसे किसान जो भूमिहीन है, जिनके पास कोई भी भूमि नहीं है। अब ऐसे लोग क्या करेंगे, आप बताओ, ऐसे लोग क्या करेंगे? आप अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी आजीविका के लिए ऐसे लोग क्या करेंगे? ऐसे लोग दूसरों के लिए काम करेंगे। उनको कोई भी काम मिल जाए तो आप देखोगे वो करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। आपने देखा होगा कि आपके गांव में भले ही कोई भी एक अमीर लड़का है ना, जिसके जिसके पापा कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिसकी खेती बहुत अच्छी है, वो कुछ मजदूरी का काम नहीं करेगा। आपने देखा होगा आपके गांव में, जैसे कोई भी आपके आसपास जो भी दोस्त वगैरह होगा जिसकी अच्छी खासी खेती होगी, तो वो कोई भी एक ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें वो छोटा लगे, या फिर मजदूरी वाला काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास खेती है, उस खेती में वो अपनी गुजर कर रहा है, और उसके पिताजी जो है वो कुछ अच्छा सा एडमिशन वगैरह करवा के कुछ अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। लेकिन दिक्कत किसकी आती है? दिक्कत आती है भूमिहीन किसानों की, दिक्कत आती है ऐसे किसानों की इनके पास बहुत कम जमीन है। अब ये क्या करेंगे बेचारे? ऑब्वियस सी बात है, कुछ काम ढूंढेंगे, जमीन तो है नहीं। अब जमीन नहीं है तो क्या करेंगे? काम ढूंढेंगे, काम तो मिलेगा नहीं, तो भाई काम ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर उसी चीज की जो है बात की जा रही है। तो आप देखोगे अब होता क्या है, अब कृषि में दिक्कत क्या है? आप कहोगे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जो किसान है छोटे मोटे, जिनके पास इतनी खेती नहीं है, या फिर जो भूमिहीन है, जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं है, ये बड़े किसानों के अंडर में रहकर काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन दिक्कत क्या होती है बेटा? दिक्कत ये होती है कि कृषि जो होता है, कृषि में आपको मौसमी बेरोजगार बहुत देखने को मिलेगा। मौसमी बेरोजगार मतलब कि भैया एक बात बताओ, मान के चलो तुमने गेहूं की खेती करी है ना। अब गेहूं की खेती जो होती है, मान के चलो मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, तुमने गेहूं की खेती करी। अब गेहूं की खेती जो होती है वो कब? रावी की है, यानी कि सर्दियों में आप बो दोगे और जाके गर्मियों में जो है उसको आप क्या कर लोगे, इसकी कटाई हो जाएगी, है ना। अब होगा क्या? अब सोच के देखो, तुमने 10 मजदूरों को लिया, तुमने 10 मजदूरों को लिया, और ये ऐसे मजदूर थे जिनके पास खेत नहीं थे या फिर बहुत कम खेत थे, है ना। तो वो 10 मजदूरों को दिया तुमने, और हर मजदूर को तुम महीने का 5,000 रुपया देते हो। समझ में आया? हाँ, हर मजदूर को तुम महीने का 5,000, 4,000 रुपए देते हो, 3,000 रुपए देते हो, लेट्स से कुछ भी मान लो अपनी तरफ से। अब होगा क्या? नराई हो गई, आप बोल सकते हो सिंचाई भी हो गई, सब कुछ हो गया, बीज गिर गया। अब बचे हुए 3 महीने, आप क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज बोई कल उगाएगी, ऐसा तो होता नहीं है कि आज तुमने बीज डाला कल फसल उगाएगी। अब सोच के देखो, वो 3-4 महीने लग जाएंगे उसको उगने में, फसल को पकने में, उसके बाद उसकी कटाई होगी। तो 3-4 महीने वो किस बेचारा, वो भूमि मजदूर है, वो क्या करेगा? कहां जाएगा वो? तो कृषि में दिक्कत क्या होती है? कृषि एक यहां पर आप बोल सकते हो मौसमी रोजगार है। मौसम में आप देखोगे कि रोजगार देखने को मिलता है। फिर यहां पे दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी, बचे हुए जो दिन है जहां पर उसको रोजगार नहीं मिल रहा, उसमें वो बेचारा वो क्या करेगा? अपना पेट कैसे भरेगा वो? समझ रहे हो बोल क्या रहा हूं मैं? बेटा हेक्टेयर एक इकाई होती है लैंड को नापने की। हेक्टेयर जो होता है एक इकाई है जिसको हम आप बोल सकते हो कि हाँ, लैंड को नापने की जो इकाई होती है। जैसे तुम जब चलते हो सड़क पे, बोलते हो ना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ये भी तो एक इकाई है। वैसे आप देखोगे जब आप खेती वेती करने की बात करते हो तो लैंड को जब हम नापते हैं, जमीन को जब हम नापते हैं, उसको हेक्टेयर में, एकड़ में, बीघा में, ये तो समझते होगे तुम, है ना, ये तो सब समझते होगे ना। हाँ, तो सिंपल सी बात है, कृषि में दिक्कत क्या है? कृषि एक मौसमी है, मौसमी रोजगार है। और आप देखोगे सबसे ज्यादा गांव में आपको क्या देखने को मिलता है? इसी प्रकार का आपको मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जब तक उस चीज का सीजन था, मौसम था, तब तो तुम्हें काम मिला, लेकिन जब खत्म हो गया वो, तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा। तो ये दिक्कत आती है। इसलिए क्या होता है, यहां पे जो भूमिहीन श्रमिक जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो
क्या करते हैं, साल के कई महीने जो है खाली बैठे रहते हैं। अब देखो खाली बैठेंगे, खाली बैठने से तो घर नहीं चलता, खाली बैठने से घर थोड़ा ना चलेगा। आप सोच के देखो, तुम है ना, तुमने सर्दियों में तुम्हें काम मिला 1 महीने के लिए प्रॉपर तरीके से, फिर क्या हुआ, फिर 4 महीने 5 महीने फसल को पकने में लग गए, फिर उस 4-5 महीने में तुम करोगे क्या? अब ऐसे में आपको क्या देखने को मिलता है, ऐसे में आपको देखने को मिलता है पलायन। पलायन का मतलब क्या होता है सर? आपने सुना होगा, बहुत बारी सुना होगा कि जो यूपी के, बिहार के जो लोग हैं, मजदूर हैं, भूमिहीन किसान जो है, वो कहां जाते हैं? वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि उनको कोई नौकरी मिल जाए। आपने सुना होगा, आपको यूपी बिहार के लोग मजदूरी में बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। कुछ लोग मुंबई चले जाते हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र में चले जाते हैं, कुछ लोग साउथ में चले जाते हैं, तो इनको मजदूरी वाले काम मिल जाते हैं। अब होगा क्या, अब होता क्या, अब देखो बेचारों को पेट तो पालना है भाई, अपनी फैमिली का, अपनी आजीविका के लिए पेट तो पालना पड़ेगा इन्हें। अब इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि यहां पर पलायन देखने को मिलता है बड़ी मात्रा में। बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो भूमिहीन मजदूर हैं, हम पुरुषों की अगर बात करें तो वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करते हैं, जाते हैं, ताकि उनको कोई काम मिल सके। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पलायन। समझ में आ गया? हाँ या ना? फटाफट से बताओ। अब क्योंकि उनके पास काम तो है नहीं, अब क्योंकि आप बोलोगे सर कृषि में काम तो है, लेकिन मौसमी काम है भाई, जब तक मिल रहा है तब तक मिल रहा है, जब मौसम खत्म हो गया तो काम भी खत्म हो गया, है ना। अब 4-5 महीने वो जो खाली बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? परिवार का कैसे खर्चा कैसे चलेगा? समझ रहे हो? तो ये सारी जो चीजें होती है, तो आप देखोगे तो ऐसे में करते क्या, मजदूर जो होते हैं वो काम की तलाश में, है ना, शहरों की तरफ अपना मुख करते हैं, मतलब शहरों की तरफ जो आप बोल सकते हो पलायन कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। यह स्थिति आपको कहां देखने को मिलती है? तो आप देखोगे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, और आप देखोगे ना बिहार, उत्तर प्रदेश, कई जो गरीब जो है, उड़ीसा की हम बात करें, कई जो गरीब स्टेट्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वहां पर आपको जो है मजदूरों का अच्छा खासा पलायन देखने को मिलता है। ये कौन से मजदूर होते हैं? तो यहां पे 2 तरह के मजदूर होते हैं। एक तो यहां पर भाई भूमिहीन मजदूर हो सकते हैं, मतलब इनके पास बिल्कुल भी खेती नहीं है, और एक ऐसे मजदूर हो सकते हैं जो कि जिनके पास 2 हेक्टेयर या फिर उससे कम जमीन है। क्लियर हुआ? चलिए, कहां चले जाते हैं सर? तो आप देखोगे ये पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, अलग अलग तरीके के काम ढूंढने के लिए ये लोग चले जाते हैं, ताकि क्या हो, ताकि जो है आप बोल सकते हो ताकि वहां के खेतों पर काम कर सके। ताकि होता क्या है, ताकि अब देखो होता क्या, पंजाब की हम बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहां पर मजदूरों की बहुत डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर अमीर अमीर किसान बहुत ज्यादा है। अब ये सस्ते में क्या करते हैं, सस्ते में लेबर लेते हैं। अब यूपी में और बिहार की लेबर बहुत सस्ती मिल जाती है इन्हें, तो इनको भी अच्छा खासा काम मिल जाता है। तो यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिलती है कि जब गांव में आपको बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, तो आपको यहां पर पलायन भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मजदूर जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर जाते हैं, जहां उनको काम मिल रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है सर। अच्छा, फिर आप देखोगे सरकार ने कुछ किया, तो सरकार ने बहुत सारे, आप बोल सकते हो गांव में, गांव देखो अब होता क्या, पलायन कोई अच्छी चीज नहीं होती, पलायन अच्छी चीज होती है नहीं, पलायन बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होती। इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। सोच के देखो कि तुमने गांव में, शहरों में देखा होगा, बहुत सारे स्लम्स होते हैं, है ना, बहुत सारी बस्तियां होती हैं, गंदी बस्तियां होती हैं। कैसे होती हैं? अब क्योंकि शहरों में भी इनको कोई अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती। अब बेचारे ये लोग शहरों में एक गंदा जीवन व्यतीत करते हैं। आपने देखा होगा झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, है ना, इनके गांव में अच्छे घर बने होते हैं, लेकिन फिर भी शहरों में इन्हें बहुत ही सस्ते में काम चलाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनकी सैलरी बहुत कम होती है। तो सरकार नहीं चाहती कि एक बड़े स्तर पर पलायन हो। सरकार चाहती है कि जहां पर आप रह रहे हो वहां पर ही आपको रोजगार का कोई अवसर मिल जाए। तो सरकार ने भी कई सारे अपने प्रोग्राम है, कई सारी जो योजनाएं हैं वो चलाई, और इनमें से एक नंबर पे आती है हमारी मनरेगा। अब मनरेगा की मैं बात करूं बेटा, तो मनरेगा क्या था, तो इसमें सरकार बोलती थी कि देखो ऐसा है कि तुम्हें अपने घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। हम जो गरीब लोग हैं, है ना, गरीब लोगों की अगर हम बात करें, उनकी फैमिली में कम से कम एक मेंबर को हम क्या करेंगे, एक मेंबर को हम क्या करेंगे, हम काम देंगे, है ना। काम किसी भी प्रकार का हो सकता है, और करीबन यहां पर सरकार जो होती है वो वादा करती है 100 दिन काम देने का, कि हम तुम्हें साल में 100 दिन काम देंगे। और अगर सरकार 100 दिन काम नहीं दे पाती, तो अगर सरकार 100 दिन काम नहीं दे पाती, तो 100 दिन का तुम्हें रोजगार भत्ता मिलेगा, रोजगार भत्ता मिलेगा, मतलब सरकार जो है उसका पैसा देगी। अगर सरकार मान के चलो, सरकार कह रही है कि हम तुम्हें 100 दिन काम देंगे, अगर काम नहीं दे पाए तो भैया सरकार जो है क्या करेगी, रोजगार भत्ता देगी, है ना, उसका एक तरीके से आप बोल सकते हो मुनाफा देगी, सॉरी जो इजाफा जो होता है वो देगी। क्लियर हुआ ना? ये सारी चीजें जो होती है यहां पर देखने को आपको मिलती है। यानी कि सरकार जो है यहाँ क्या कर रही है, मनरेगा कब आया था सर? तो आप देखोगे 2006 में आया था मनरेगा प्रोग्राम। इसका यही उद्देश्य था कि हमें क्या करना है, हमें रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है गांव में। इस कार्यक्रम में जो है कई गांवों से पलायन की समस्या पर कुछ हद तक जो है लगाम लगा। अब हुआ क्या, अब ये पलायन की जो समस्या थी, ये बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी। क्योंकि सोच को होता कैसे, इससे क्या होता है, आप सोच के देखो, अब जब ज्यादा पलायन होंगे तो गांव खाली हो जाएंगे, और गांव का पूरा बोझ जो है वो किस पे आ जाएगा, शहरों पे आ जाएगा। सोच रहे होगा, अब सोच के देखो, दिल्ली में, है ना, नोएडा में, गुड़गांव में इतनी भीड़ क्यों है? इतनी भीड़ इसीलिए है क्योंकि आधा इंसान तो गांव से शहरों में आया है। क्यों? क्योंकि शहर में ही तुम्हें अवसर मिलते हैं, शहर में ही तुम्हें नौकरी मिलती है। तो यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे पलायन होता रहा, तो आप देखोगे शहरों पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसी चीज को जो है सरकार को कम करना है। इसलिए सरकार ने अलग अलग जो योजनाएं हैं वो बनाई। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ।
और यहां पर पालमपुर में भी आपको यह समस्या देखने को मिलती है। पालमपुर में आपको क्या मिलेगा, आपको जो है बहुत सारे भूमिहीन मजदूर देखने को मिलते हैं। अब होता क्या है, ये जो भूमिहीन मजदूर होते हैं इनको हमेशा जो है काम ढूंढना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपए रखा गया पर डे का, 2019 का डेटा। अब सोच करो यहां पे भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है सर? दिक्कत क्या है कि सरकार बोलती है कि अगर तुम किसी भी वर्कर से, किसी भी मजदूर से काम करवाते हो तो तुम्हें 300 रुपए देना पड़ेगा उसको, हर दिन 300 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन सरकार की बात कोई नहीं मानता। मतलब बहुत सारे मजदूर जो हैं बेचारे वो 300 रुपए से कम में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, काम बहुत कम है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो यहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं बेचारे जो 300 रुपए, सरकार कह रही है कि कम से कम 300 तो देने ही देने हैं तुम्हें, न्यूनतम है ये। लेकिन जो लोग हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, वो 300 रुपए भी इन किसानों को नहीं देते, इन भूमिहीन मजदूरों को नहीं देते। क्यों? क्योंकि बेचारा वो भूमिहीन मजदूर जो है वो इतना परेशान है, वो कम पैसों में भी काम करने को तैयार हो जाता है। वो 3,000 रुपए महीने के काम कर रहा है ना, 100-150 रुपए, 100 रुपए ले रहा है डेली का, 100 रुपए है ना, 150 रुपए, इतने में काम चला रहा है। जबकि सरकार कह रही है कि नहीं, 300 रुपए तो कम से कम देना पड़ेगा, लेकिन वो उससे कम में काम करने को मजबूर है। ये सारी चीजें हुई, हाँ है ना, फटाफट से बताओ। इतनी चीजें क्लियर हुई, इतनी चीजें क्लियर हुई। अच्छा, अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं भाई, सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम पोल कर लेंगे। अच्छा, जो, अरे नहीं, सुनो, ये गलत नहीं है, 2019 का डेटा है बेटा, ये 2019 का डेटा है। अभी शायद जो लेटेस्ट डेटा आया होगा उसमें शायद 400 रुपए हो गया होगा। डेटा हमेशा गलत नहीं होता बेटा, डेटा अनअपडेटेड होता है। 2019 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, 2019 के अकॉर्डिंग ये 300 था, अब शायद जो है बढ़कर ये 2025 में है ना, अब शायद बढ़कर ये 400 हो गया होगा। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपकी किताब में जो लिखा हुआ है वो आप लिख सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ है ना, फटाफट से बताओ, जो आपकी किताब में लिखा होगा वही लिखोगे आप। क्लियर हुआ? हाँ है ना बेटा जी, जल्दी से बोलो फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात कर लेते हैं पूंजी की समस्या। पूंजी की समस्या की अगर हम बात करें, पूंजी की समस्या की अगर हम बात करें, अच्छा अब इसका मतलब क्या है पूंजी की समस्या? ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब होता क्या है बेटा, देखो ध्यान से। अब मैंने आपको बताया कि आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। मतलब लेट्स से कि तुम किसान हो, तुम किसान हो और तुम्हारे पास मान के चलो 2 एकड़ जमीन है। नहीं, एक पहले 2 उदाहरण लेते हैं। आप बहुत अमीर किसान हो, आपके पास 100 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है, बढ़िया अमीर किसान हो तुम, बढ़िया अच्छा खासा क्या होता है तुम्हारा, जो भी पैदावार होती है उसको तुम बाजार में बेचते हो, बढ़िया तरीके से पैसा कमाते हो। अब होगा क्या, अब ऐसे में ये जो किसान है जिसके पास 100 बीघा जमीन है, ये क्या करेगा? ये तो भैया आराम से पैसा वैसे का जुगाड़ कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जो अधिशेष पैदावार जो होती है, ज्यादा पैदावार जो होती है, उसको बेच के मुनाफा कमा लेते हैं। और अगर इनको लोन चाहिए भी तो उनको ग्रामीण बैंकों से आसानी से कम दरों पर लोन मिल जाता है, जो अमीर किसान होते हैं। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं तुम्हें। अब एक कोई अनपढ़ किसान है, जिसके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन है। अब ऐसे किसान बेचारा क्या करेगा? क्यों? क्योंकि इसके पास इतनी नॉलेज होती नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं होता, बैंक के जो कागजी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो कागजी काम जो होते हैं, वो ये नहीं कर सकता। तो ये मजबूरी में आके साहूकार से या किसी और से, रिश्तेदारों से लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है। अब क्योंकि तुम अगर खेती करना चाहते हो तो मैं पैसे की जरूरत है, अमीर किसान के पास पहले से पैसा होता है, और अगर उसको पैसा भी चाहिए तो वो बैंक से पैसा ले लेता है, लोन ले लेता है अगर उसको चाहिए, है ना। और पूंजी का मतलब क्या है यहाँ पर? पैसा, कि भैया अगर कोई भी काम तुम्हें शुरू करना है उसके लिए तुम्हें पैसा चाहिए होगा, पूंजी चाहिए होगी। अब यहां पे 2 केस ले रहा हूं मैं। एक केस तो भैया एक अमीर किसान का है, उसको आसानी से पूंजी मिल जाती है, उसके पास पहले से भी पूंजी होती है। एक गरीब किसान है, इसके पास बहुत कम जमीन है, वो बेचारा कहां से पूंजी इकट्ठा करेगा? तो ऐसे में वो क्या करता है, वो ऐसे में साहूकारों से या फिर ऐसे इंसान से लोन ले लेता है जो ब्याज दर बहुत ज्यादा लगाता है। मान के चलो तुमने 10,000 रुपए का लोन लिया, उस पर 20% का ब्याज लगा दिया 2 महीने का। अब बैंक तो बहुत कम ब्याज लेती है ना बेटा, बैंक तो बहुत कम ब्याज लेती है। कितना ब्याज लेती है बैंक 7-8%, 6% पे तुम्हें लोन दे देगी। अब तुम जिस साहूकार से लोन ले रहे हो वो तो 20% ब्याज लगाता है, 1 महीने का, 2 महीने का, तो बहुत डिफरेंस आता है। तो इससे होता है, इससे किसानों को दिक्कत होती है, गरीब किसान को दिक्कत होती है। वो एक कर्ज के जाल में फंस जाता है ना, एक कुचक्कर में फंस जाता है वो, कि उसके पास बहुत ज्यादा लोन हो गया, उस लोन को चुकाने के लिए वो दूसरा लोन लेगा, उस दूसरे लोन को चुकाने के लिए वो तीसरा लोन लेगा। तो वो एक तरीके से, है ना, एक तरीके से कर्जे के चक्र में फंस जाता है। तो यहां पर उसी चीज की यहां पर जो है बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, होता क्या, पहली बात, जो बड़े किसान होते हैं इनके पास अच्छी खासी जमीन होती है, कैश मतलब अच्छी खासा इनके पास पैसा होता है पहले से, तो इनको लोन लेने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो अमीर किसान है इनके पास पहले से ही क्या होता है, इनके पहले से इनके पास आप बोल सकते हो शेष मात्रा में कैश पड़ा होता है या फिर पैसा पड़ा होता है इनके पास। ठीक है सर। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं बेचारे क्या करते हैं, बेचारे अक्सर खेती करने के लिए, जैसे उनको बीज लेने हैं, है ना, खाद लेनी है, कुछ कृषि से संबंधित कुछ उपकरण लेने हैं,
तो ये सब खरीदने के लिए बेचारे इन सबको उधार लेना पड़ता है। और इससे क्या होता है, इससे अब इनमें से कुछ किसानों को तो बैंक से कर्ज मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे जो किसान हैं जो पढ़े लिखे नहीं है उनको वो बैंक से लोन नहीं ले पाते। लेकिन जो अधिकतर किसान जो होते हैं वो सेठ या साहूकार से लोन ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं सर? सेठ से या फिर साहूकार से। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब होता क्या है, जो सेठ और साहूकार जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये बैंकों की तुलना में बहुत अधिक ब्याज लेते हैं, बहुत अधिक। बैंक अगर 6% ले रही है तो ये 40% लेंगे। तुम ब्याज देते, तुम्हें मूल की तो बहुत दूर की बात है, तुम ब्याज ही नहीं चुका पाओगे, इतना ब्याज होता है। अभी मैंने तेरे को 10,000 रुपए दिए हैं और मैं एक साहूकार हूं, मैं बोल रहा हूं कि मैं 3 महीने बाद 16,000 रुपए दूंगा। आप सोच के देख के, ये तो मतलब कुछ केसेस में तो आप देखोगे कि जो ब्याज होता है वो मूल से ज्यादा हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये जो साहूकार हैं, ये जो है ना, ये जो बड़े बड़े जो जमींदार हैं, ये जो लोन देते हैं, आप देखोगे कि ये बैंकों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। इससे कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं इनका शोषण होता है ना। कई छोटे किसान तो जो है इसमें फंस जाते हैं कि पूरी जिंदगी भर वो क्या करते हैं, वो केवल जो है सूद चुकाते रह जाते हैं। सोच के देखो, मतलब सूद वो पूरी जिंदगी भर क्या करते रहते हैं, पैसा देते रहते हैं, चुकाते रहते हैं। उस लोन को देने के लिए दूसरा लोन ले लेंगे, उस लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन ले लेंगे। एक तरीके से कुचक्कर में फंस जाते हैं गरीब किसान जो होते हैं, है ना। ये सारी समस्याएं आती हैं। अच्छा, अब ऐसी आपकी किताब में कहानी दे रखी है। अब ये कहानी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप खुद पढ़ना, है ना। ये सविता की कहानी है, सविता की कहानी है। और इस सविता की कहानी से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से बेचारे जो छोटे किसान होते हैं वो किस तरीके से, है ना, ये जो जाल जो होता है, ये जो कर्जा लेने का जाल जो होता है, साहूकार के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आप थोड़ा सा पढ़ोगे, आपको अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा कि भाई ये सविता नाम की एक क्या है, ये एक, है ना, छोटी कृषक है ना, गरीब कृषक है। और आप देखोगे इनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन है। इसके बाद ये योजना बनाते हैं खेती वेती करने का, तो उनको जो है बीज की जरूरत है, इनको कीटनाशकों की जरूरत है ना, और कुछ पानी वानी, है ना, खेतों की सिंचाई करने के लिए औजारों की जरूरत है। तो ये सारी चीजों की जरूरत है इनके पास। लेकिन आप बोल सकते हो इनके पास पैसा नहीं है, इनको नगद पैसे की जरूरत है, इनके पास पैसा नहीं है। और आप देखोगे इसके लिए जो एक कार्यशील पूंजी जो लगेगी, एक वर्किंग कैपिटल जो लगेगी, लगभग जो है 3,000 रुपए लगेंगे। इन सारी चीजों के लिए इनको कितने रुपए चाहिए? 3,000 रुपए चाहिए। अब 3,000 रुपए इनके पास नहीं है। अब होगा क्या, इसने किया क्या, इसने जो एक तेजपाल सिंह नाम का किसान था, एक बड़ा किसान था, उससे क्या किया, उससे इसने कर्जा ले लिया। कितने परसेंट का? 24% का, है ना। और वो भी 4%, मतलब 24% 4 महीने के लिए, सिर्फ 4 महीने के लिए। सोच के देखो, इतना ज्यादा ब्याज कौन लगाता है? इतना ज्यादा ब्याज कोई नहीं लगाता, लेकिन इसने 24% की दर पर 4 महीने के लिए जो है कर्जा ले लिया, है ना। और वो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है, बहुत ऊंची दर। ब्याज के हिसाब से तुम 4 महीने का 24% किसी से ले नहीं सकते। बैंक साल का चार्ज करती है 6-7%। सोच के देखो, बैंक साल का लेती है 6-7%, ये भाई साहब 4 महीने का 24% ले रहे हैं। ये क्या है? शोषण ही तो है। तो इसी की चाल में प्रॉपर तरीके से फंस जाते हैं। फिर आप देखोगे अब उसको उस कर्जे को चुकाने के लिए, अब होता क्या, मौसम बहुत खराब हो गया, खेती खराब हो गई उसकी। उसने ये सोचा था जब खेती में अच्छी पैदावार होगी तो उससे जो है इसका कर्जा चुका दूंगी। अब खेती में दिक्कत हुई, है ना, प्रॉपर तरीके से, है ना, मौसम के हिसाब से आप देखोगे, है ना, ये प्रॉपर तरीके से आप देखोगे वो कर्जा चुका नहीं पाएगी। उसके खेत में काम करेगी 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। आप यह भी कह सकते हैं कि वे मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसके खेत की कटाई पूरी करने के बहुत मेहनत लगती है, पड़ेगी, और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां है वो। सोच के देखो कितनी परेशानी है। एक तरफ उसको तेजपाल के खेत में काम करना पड़ेगा, एक तरफ उसको तेजपाल के खेत में काम करना है 100 रुपए प्रतिदिन का, जो कि बहुत कम है, क्योंकि मिनिमम कितना होना चाहिए? 300 होना चाहिए। अब तो 400 हो गया शायद, लेकिन वो तेजपाल के खेत में काम भी कर रही है 100 रुपए प्रतिदिन, प्लस उसके पास 3 बच्चे भी हैं, है ना। और इतनी कठोर शर्तें हैं कि वो आसानी से उस कर्जा को वापस नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से जो गरीब किसान होते हैं, किस तरीके से ये कर्जों में फंस जाते हैं। बेटा लोन लेते कि बेटा देखो ऐसा होता है, लोन लेने की जरूरत होती है कभी कभी क्या होता है कि आपके पास पैसा नहीं होता, आपके पास पैसा नहीं होता, आप ये सोच के लोन लेते हो कि अगर मैं बैंक से पैसे ले लूंगा या फिर ले लूंगी तो होगा क्या, उस पैसे को मैं कहीं जगह लगाऊंगी, उस पूंजी को मैं कहीं इन्वेस्ट तो करूंगी, कहीं उसका निवेश करूंगी। अब जब उससे मेरे को मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, तो मैं बैंक को कर्जा लौटा दूंगी। और इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि मैंने अपना प्रॉफिट भी कर लिया, बैंक को पैसा भी लौटा दिया। तो इस सोच के साथ जो है लोन लिया जाता है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो किसान है, ये भी लोन लेते हैं। लेकिन दिक्कत किसके साथ होती है? दिक्कत होती है किसानों के साथ में। ठीक है, दिक्कत किसानों के साथ में होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ है ना, फटाफट से बता दो, है ना। अब एक टॉपिक बचा हुआ है अधिशेष पैदावार। ये सिंपल सा बोल रखा है यहाँ पे। अधिशेष पैदावार का मतलब क्या है कि भाई जो पैदावार जो तुमने की है, जो तुमने उत्पादन किया है, वो जब ज्यादा होता है, बचा हुआ जो उत्पादन होता है, उसका क्या करते हो तुम? लेट्स से कि मेरा एक खेत है ना, मेरा एक खेत था 10 बीघा। अब इस 10 बीघा से मैंने मान के चलो 12 कुंटल जो गेहूं है, 12 कुंटल जो गेहूं है वो उसकी पैदावार है। अब 12 कुंटल में मैंने 2 कुंटल अपने लिए रख लिया, है ना, 2 कुंटल मैंने अपने भैंसों के लिए रख लिया, गाय के लिए रख लिया, जो मेरे मवेशी हैं उनके लिए रख लिया। कितना हुआ? 4 कुंटल।
बचा कितना सर? बचा हुआ हमारा 8 कुंटल। 8 कुंटल गेहूं क्या करेंगे? तो ये क्या हो गया? 8 कुंटल जो बचा हुआ गेहूं है ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा अधिशेष पैदावार है, यानी कि ये बचा हुआ जो गेहूं है 8 कुंटल अधिशेष। अब ये क्या करेगा? इसको हम बोलेंगे अधिशेष। अब किसान क्या करते हैं? किसान जो है इसको जाकर बेच देते हैं, आड़त पे जाके बेच देते हैं, सरकार को बेच देते हैं। समझ में आया नहीं आई? इसको हम बोलते हैं अधिशेष पैदावार। मतलब जो पैदावार हुई है उसका जो बचा हुआ हिस्सा है, जो आपके पास शेष बचा हुआ हिस्सा है, वो आप क्या करोगे? उसका अपने पास तो रखोगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। कहां बेचोगे? आप मार्केट में जाके बेच दोगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो आप देखोगे ना फसल के कटने के बाद क्या होता है, जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो आप देखोगे है ना, अब उनके पास बहुत सारी अधिशेष जो फसल होती है बच जाती है, बहुत सारी फसल बच जाती है। ठीक है सर, अधिशेष पैदावार वे क्या करते हैं? पास की मंडी में जाके उसको बेच देते हैं। आपने देखा होगा आपके घर पे, आपके गांव के आसपास भी एक मंडी होगी, आपके घर के आसपास, आपके गांव में कोई एक मंडी होगी, उसके आसपास कोई एक कस्बा होगा, कस्बा में एक मंडी होगी, और आप देखते होगे आपके घर में जो भी अधिशेष पैदावार हुई है उसको मंडी में जाके जो है बेच दिया जाता है ना। हर जगह, हर एक टाउन में आपको, हर एक छोटे टाउन में आपको मंडी देखने को मिलेगी। वहां पर क्या होता है? वहां पर बहुत सारे जो किसान होते हैं वो अपनी जो भी बची हुई पैदावार जो है उसको बेच देते हैं, है ना। मंडियों से शहरों के व्यापारी जो है अनाज खरीदते हैं और उन्हें खुदरा व्यापारियों को बेचते हैं। सिंपल सी बात है, यहां पे देखो पूरा प्रोसेस चलता है। अब ये जो व्यापार, अब ये यहां पर देखो मंडियों में क्या होता है, मंडियों में छोटे मोटे व्यापारी होते हैं जिसको हम बोलते हैं आड़त। आपने सुना होगा कि भैया हमारा जो दोस्त है वो बहुत अमीर है, बनिया है, उसके पापा आड़त है, 3 आड़तें खोल रखी हैं, तो आड़त बोलते हैं। आपने सुना होगा आड़त है ना। तो आड़त में क्या होता है? ये तो होता है कि तुम जाओगे गेहूं बेचने, और गेहूं, ये जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं ये शहर में गेहूं बेचते हैं, और शहर में क्या होता है? शहर में इन गेहूं का बहुत सारी कंपनी खरीद लेती है उनको, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो किसको पिसवा के प्रॉपर बोरी में पैक वैक करके, पैकेजिंग करके, है ना, जो शहर में लोग रह रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनको बेच दिया जाता है। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। हाँ है ना? क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ। इतनी चीजें क्लियर हो रही? थोड़ा पानी पी लूं मैं, थोड़ा सा पानी पी लूं मैं। चलिए ठीक है, बहुत ही बढ़िया। यार वो आगे कह रहे हैं। चले चले, और इतनी चीज समझ में आ गई सर। खुदरा व्यापारी क्या? अच्छा अच्छा, खुदरा व्यापारी, देखो खुदरा व्यापारी वो व्यापारी होता है जो डायरेक्ट उपभोक्ता से डील करता है। मतलब ये कि मान के चलो आड़त से, तो आड़त में तुमने अपने गेहूं बेच दिए, आड़त में जब तुम गेहूं बेचोगे तो मंडी वाला जो होगा जिसको तुम गेहूं बेच रहे हो, क्या करेगा? वो शहर के व्यापारियों को अनाज बेचता है ना। शहर के जो व्यापारी होते हैं वो उससे अनाज खरीद लेंगे। अब ये क्या, ये थोक का व्यापारी है, ये थोक में बहुत सारे गेहूं खरीद रहा है। अब ये थोक का जो व्यापारी है क्या करेगा? ये डायरेक्ट जो खुदरा व्यापारी है, जो डायरेक्ट उपभोक्ता से डील कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट जो कंज्यूमर है, जो उपभोग करते हैं, उनसे जो डील करते हैं, उनको हम बोलते हैं खुदरा व्यापारी, जो डायरेक्ट उपभोक्ता से ही डील कर लेते हैं। तो ये जो खुदरा व्यापारी है क्या करेंगे? डायरेक्ट उपभोक्ता को ही बेच देंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा, आप बोल सकते हो कि क्या खुदरा व्यापारी का मतलब। ठीक है ना? क्लियर हो? तो यही होता है यहां पर। और सरकार की मैं बात करूं, सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा सर, ये क्या होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य? इसके बारे में सुना है कभी तुमने? न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? सुना है कभी इसके बारे में? अब देखो, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बात करूं, इसको हम बोलते हैं एमएसपी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको हम इंग्लिश में एमएसपी बोलते हैं सर। ये सर एमएसपी क्या होता है? इसको हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब सरकार कहती है, देखो अब देखो बहुत बड़ी रिस्क होती है। मान के चलो कोई किसान जो बेचारा छोटा किसान, बड़ा किसान तो झेल जाएगा लॉस, बड़ा किसान तो लॉस झेल जाएगा, लेकिन छोटा किसान जो है उसके पास बहुत कम खेती है, बेचारे ने लोन वोन लिया है ना, गेहूं की खेती की, और मान के चलो कोई प्राकृतिक, है ना, आपदा आ गई, लेट्स से बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, इससे उसकी पूरी खेती बर्बाद हो गई। या फिर एक चीज भी ये भी हो सकती है कि बहुत ज्यादा अधिक पैदावार हो गई, अधिक पैदावार के चलते प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया कि जो गेहूं का प्राइस है, गेहूं का जो मूल्य है वो बहुत गिर गया। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में अमीर किसान तो झेल जाएंगे, लेकिन गरीब किसान तो बर्बाद हो जाएगा ना, गरीब किसान बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे में इन किसानों की रक्षा करने आती है सरकार। सरकार कहती है कि सुनो, चिंता मत कर। मतलब सरकार जो होती है वो क्या करती है? वो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निकाल लेती है। सरकार कहती है कि चिंता मत कर, कि चाहे कितना भी उत्पादन हो, मार्केट में कितना भी रेट गेहूं का क्यों ना गिर जाए, लेकिन मैं तुझे एक फिक्स प्राइस पे, है ना, कम से कम 15 रुपए किलो या फिर 16 रुपए किलो सरकार निकालती है, हर साल निकालती है ना, 17 रुपए किलो, 18 रुपए किलो, इतने रुपए किलो तो गेहूं खरीद ही लूंगा। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो किसान बेचारा जो बर्बाद होने वाला है ना, बर्बाद होने वाला है, या फिर गेहूं का मूल्य इतना कम हो गया, मान के चलो गेहूं का मूल्य 5 रुपए किलो आ गया मार्केट में, 6 रुपए किलो आ गया, लेकिन सरकार क्या करे? डरने की जरूरत नहीं है, मैं इतने, है ना, न्यूनतम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल कम, है ना, कम से कम इतने 15 रुपए किलो, 16 रुपए किलो में तो मैं खरीद लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे होता यह है कि किसान को राहत मिलती है, स्पेशली जो छोटे किसान होते हैं उनको लॉस नहीं होता।
और ये ना हो तो सोच के देखो, मान के चलो उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, पैदावार बहुत ज्यादा हो गई, गेहूं का जो मूल था वो 15 से 5 रुपए आ गया, अब उस किसान ने जो लोन ले रखा है साहूकार से, वो कैसे चुकाएगा अपना, वो तो बर्बाद हो गया। तुमने देखा होगा बहुत बारी टमाटर 1 रुपए किलो हो जाते हैं, 2 रुपए किलो हो जाते हैं, किसान क्या करते हैं, गुस्से में आके पूरे टमाटरों को सड़क पर फैला देते हैं, है ना, कुचल देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ फायदा नहीं होता, बर्बाद हो जाते हैं वो। तो यहां पे सरकार जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है ना, क्लियर हुआ। सरकार क्या करती है, सरकार जो है उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सरकार किसानों से वो फसल को खरीद लेती है। अच्छा सर, वो फसल कहां जाती है? तो फसल जो है एक सरकार का बहुत बड़ा एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम बोलते हैं एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सरकारी संस्था है। अब ये क्या करती है, सरकार से ये ले लेती है फूड, ठीक है ना, और इनके पास बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं। आप कहोगे सर सरकार गोदामों में गेहूं रखती क्यों है? सरकार क्या करती है, सरकार क्या करती है, अपने गोदाम होते हैं सरकार के बहुत बड़े बड़े, जिसको मैनेज कौन करता है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब सरकार क्या करती है, ये सारा जो गेहूं है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दे देती है। किसान सरकार को दे रहा है, सरकार इनको दे रही है। अब ये भी एक सरकारी संस्था है। अब आप कहोगे सर ये गोदामों में रखते क्यों है? अब होता क्या है कि देखो, हमारे देश में गरीब लोग बहुत हैं। आपने सुना होगा राशन बंटता होगा, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, है ना, वो राशन होता है ना, राशन बंटता है। जो गरीबी रेखा में होते हैं उनको सरकार जो होती है वो कुछ, है ना, 20 किलो 30 किलो गेहूं जो होते हैं बहुत ही रियायती दरों पे देते हैं, जो गरीब रेखा में होते हैं, है ना। मिट्टी का तेल मिलता है, चीनी मिलती है, आपने देखा होगा, सुना होगा, है ना। इनके पास एक राशन कार्ड होता है, तुम जाओगे, प्रॉपर एक डीलर होता है, वो तुम्हें 20 किलो गेहूं देगा, चीनी देगा, बहुत ही रियायती दरों पे, मिट्टी का तेल देगा, और भी कई सारी चीजें आती हैं। तो अब सरकार क्या करती है, सरकारी उन्हें, है ना, जन वितरण प्रणाली के तहत जो है लोगों तक पहुंचाती है। जन वितरण प्रणाली मतलब उसको हम पीडीएस सिस्टम बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जन वितरण प्रणाली सिस्टम में, सिस्टम सिंपल सा होता है। जन वितरण प्रणाली क्या है सर? तो जन वितरण प्रणाली में सरकार जो होती है वो रियायती दरों पर जो गरीबी रेखा में लोग आते हैं उनको जो है गेहूं वगैरह और भी जो जरूरतमंद चीजें होती है उनको बंटवाती है। आपने सुना होगा ये जो तुम्हारे, तुमने नहीं सुना तो तुम इसका मतलब बहुत वीक है तुम्हारी जनरल नॉलेज। तुम्हें तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं तुम अंबानी हो, अनिल अंबानी हो, अदानी हो, है ना, तुम्हारे पिताश्री जो है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, या फिर तुम्हारे घर में महीने में 10-20 करोड़ रुपए आते हैं, तो तुम मान सकता हूं मैं, नहीं पता। लेकिन अगर तुम मिडिल क्लास से आते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें मिडिल क्लास से अगर आप आते हो तो पता होना चाहिए कि भाई हमारी जो जन वितरण प्रणाली क्या है। राशन कार्ड तो होगा तुम्हारे पास, जो राशन कार्ड होता है पीले कलर का होता है, देखा होगा, सरकार के पास ले जाओगे, है ना। तुम्हारे आसपास ही एक दुकान होगी, वहां पर गेहूं मिलते हैं तुम्हें बहुत ही रियायती दरों पर, चावल मिलते हैं तुम्हें, मिट्टी का तेल मिलता है। ये सब तो तुमने सुना तो होगा, नहीं करते होगे, सुना होगा। नहीं सुना फिर इसका मतलब तुम्हारी जीके बहुत कमजोर है। ध्यान दिया करो। ये पबजी खेलते रहते हो ना, मूवीज देखते हो, पबजी खेलते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इससे अच्छा इन चीजों पे ध्यान दिया करो, समझ में आएगा तुम्हें। तो सरकार वही करती है। सरकार ये जो गोदामों में गेहूं रखा होता है उसको 2 तरीके से इस्तेमाल करती है। एक तो स्टॉक रखा होता है कि इन केस अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो ऐसे केसों में इलाकों में उनका वितरण करवाएगी। दूसरा होता है कि भैया जो बचा हुआ गेहूं है जो सरकार खरीद रही है उनको जन वितरण प्रणाली के तहत जो है गरीब लोगों में जो है बंटवा देती है बहुत ही रियायती दरों पर। आप देखोगे 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो चावल मिलते हैं, है ना, 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो 4 रुपए किलो चावल गेहूं मिलते हैं, 5 रुपए किलो गेहूं मिलते हैं। तो ऐसे में सरकार क्या कर रही है, सरकार जो है ऐसे लोगों को गेहूं दे रही है, ऐसे लोगों को चावल दे रही है, ऐसे लोगों को खाद सामग्री दे रही है जो गरीब है, जो गरीब रेखा में है। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि जो अमीर लोग हैं ना, जो ठीक ठाक हैं, मतलब जो प्रॉपर तरीके से मध्यम वर्ग में आते हैं, वो भी इसका फायदा उठा लेते हैं। दिक्कत वाली बात यह है। चलिए ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, है ना, क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, गैर कृषि कार्य। अब ये पालमपुर में कौन कौन से गैर कृषि कार्य है, मतलब जो कृषि से संबंधित नहीं है। आप बहुत दिन से एक प्रश्न पूछ रहे थे कि सर ये गैर कृषि कार्य कौन से होते हैं। गैर कृषि कार्य मतलब जो कृषि से संबंधित नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था लघु और कुटीर उद्योग। लघु और कुटीर उद्योग की मैं बात करूं तो ये क्या है, ये छोटे मोटे उद्योग होते हैं। ऐसा आपने देखा होगा, है ना, ये टोकरी बनाने का काम, फूलों की माला बनाने का काम, ठीक है, बर्तन बनाने का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम। तो ये सब क्या है, ये सब कुटीर उद्योग है जो छोटे स्तर पर किए जाते हैं। यहां पर जो इंसान एक कुटीर उद्योग कर रहा है वो बाहर से लेबर को हायर नहीं करता, वो अपने परिवार के साथ ही जो है उसका उत्पादन करता है। तो यहां पर आपको पालमपुर में कुछ छोटे मोटे, आपको यहां पर छोटे पैमाने पर, है ना, कुछ चीजों का आपको उत्पादन होते हुए दिख जाएगा। क्लियर हुआ ना? और इसमें आप देखोगे अक्सर जो परिवार के लोग हैं वही काम करते हैं। तो ये सारी चीजें, और इसमें ज्यादा बहुत बड़ी मशीनों का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, हाथों से चीजों को बनाया जाता है। दुकानों की हम बात करें तो आपने देखा होगा आपके गांव में भी बहुत सारे जो लोग हैं दुकान खोल के बैठ जाते हैं। पसारी की दुकान होती है जिसमें जो भी रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं वो मिलती हैं, चीनी, चाय पत्ती, है ना, ये सब जो मसाले वगैरह, ये सारी चीजें आपने देखा होगा, है ना। किराने की जो दुकान हो गई, कपड़े वाले की दुकान, दवाई की दुकान, ये सब खोल के, है ना, दवाई की चाहिए तो एक मेडिकल स्टोर भी तुम्हारे गांव में होगा आसपास। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है सर। इसके अलावा अन्य क्रियाएं भी होती हैं सर। कौन कौन सी अन्य क्रियाएं होती है, तो आप देखोगे कि जैसे साइकिल मरम्मत करने की आपको दुकान मिल जाएगी, भैया जो पंचर वगैरह जोड़ते हैं,
है ना, पंचर जोड़ते हैं, कोई भी तुम्हारी साइकिल में दिक्कत आ गई, मोटरसाइकिल में दिक्कत आ गई, ट्यूशन की हम बात करें, है ना, नाई की दुकान आपको मिल जाएगी, गांव में हर गांव में आपको नाई की दुकान मिलेगी, तो पालमपुर में भी आपको नाई की दुकान मिल जाएगी। फोन रिपेयरिंग की मरम्मत, तो पालमपुर के आसपास जो कस्बे वगैरह है तो वहां पर आपको ये फोन मरम्मत की जो है दुकान देखने को मिल जाएगी। यहां पर क्या होता है, फोन में कोई दिक्कत आ गई, खराबी आ गई, रिचार्ज करवाना है, XYZ, फोटो कॉपी चाहिए आपको, तो सब जो है आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ क्या है, ये सब हमारी कुछ अलग हमारी गतिविधियां हैं जो कि गैर कृषि गतिविधियों में, यानी कि ये यहां पर कृषि देखने को नहीं मिलती है ना। कृषि को छोड़कर जो दूसरी गतिविधियां हैं जो पालमपुर में हो रही हैं या फिर जो आपके गांव में हो रही हैं, उनकी जो यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर हुआ। जैसे हम बात करें गैर कृषि कार्य की, हम बात करें गैर कृषि कार्य, तो इसमें यातायात भी आ जाता है। अब यातायात में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, याद करो यातायात में क्या बताया था मैंने, ध्यान करो फटाफट से ध्यान करो। यातायात में मैंने आपको क्या बताया था, फटाफट से बोलो जल्दी से, ध्यान। नहीं क्लास तो खत्म नहीं करेंगे, खूब कर लो ऐसे ऐसे, क्लास तो मैं अपने हिसाब से खत्म करूंगा बेटा, क्लास तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, क्लास तो मैं खत्म करूंगा अपने हिसाब से, अपने हिसाब से पोल आएंगे, अपने हिसाब से क्लास खत्म करूंगा। ठीक है, तो बेटा चैप्टर कंप्लीट करवाना है मेरे को, और एक आखिरी लेक्चर है ये। वैसे 2 लेक्चर में कंप्लीट करवाना था, बट मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूं, और जो CBSE बोर्ड से बच्चे होंगे, ठीक है, उनके में चैप्टर डिलीटेड है, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हाँ डिलीटेड चैप्टर है, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो मैं जो करना है कर लो, चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यातायात की अगर मैं बात करूं तो लोग जो है बहुत सारे यातायात के कामों में भी लगे हुए हैं। किसी के पास ऑटो रिक्शा है भाई, अब ये देखो ये चीजें ऐसी हैं तुम खुद भी पढ़ सकते हो, है ना। किसी के पास आप बोल सकते हो तांगा गाड़ी है, किसी के पास बस है, ऑटो रिक्शा, बैटरी वाले रिक्शा, तो ये सब भी आपको जो है देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ, ये हुआ हमारे चैप्टर की समाप्ति। फटाफट से बताओ, चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है ना। हाँ, बैलगाड़ी, तांगा गाड़ी, है ना, घोड़ा गाड़ी, कुछ भी ले सकते हो आप, जो भी मेंशन है सब। अब एक काम कर लेते हैं, है ना, हमारा चैप्टर हुआ समाप्त, तो थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं फटाफट से, है ना। क्विज कर लें जल्दी से क्विज की बारी, क्विज करो फटाफट से। पालमपुर गांव में उच्च जाति के लोगों के लिए के परिवारों की संख्या कितनी है? पालमपुर में उच्च जाति के लोगों की परिवारों की संख्या कितनी है? फटाफट से बताइए जल्दी से। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना सिंपल मैंने समझाया, इससे सिंपल मैं नहीं समझा सकता। नहीं समझ में आया एक बार फिर से वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आया तो किसी और से पढ़ लेना, बट मैं इससे ज्यादा सिंपल नहीं पढ़ा सकता बेटा। मैंने बहुत सिंपल भाषा में बताया ये चैप्टर, और अगर आप पहली बार आ रहे हो तो तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने बाकी के 2 लेक्चर नहीं देखे, तो ये समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा कम समझ में आया होगा। तो जो बच्चे नए हैं उनसे मैं यही बोलूंगा, प्लीज जाके 2 लेक्चर और देखो, पिछले जो 2 लेक्चर है, ये आखिरी लेक्चर है, तो शायद थोड़ा कम समझ में आएगा। या फिर एक काम करना, कल एक नया चैप्टर शुरू करवा रहा हूं मैं, सब पढ़ के आएंगे कल, सब नया चैप्टर मैं शुरू करवा रहा हूं, पढ़ के आएंगे। भारत का भौतिक स्वरूप, भूगोल का चैप्टर है, थोड़ा पढ़ के आना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कितने बच्चों ने किया देखते हैं। देखो भाई तुम तो क्या करते हो, 28% बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। 450 तो टोटल परिवार थे पगलैट, है ना। क्या पढ़ते हो तुम लोग, क्या पढ़ते हो भाई, मैंने क्या पढ़ाया तुम्हें आज चिल्ला चिल्ला के, मैंने पहली क्लास में भी यही बताया था। 450 तो टोटल परिवार थे भाई, है ना, उसमें से 150, 1/3 तो दलित थे, 80 परिवार थे बेटा। कैसी बातें कर रहे हो आप, कैसी किस तरीके की बातें कर रहे हो आप। नहीं नहीं, गलत है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। सूरज, वर्षा, दिव्यांश, फरहान, ज्योति, रामरूप यादव, जय यश। अरे बहुत ही बढ़िया बे, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी, फटाफट से बताओ जल्दी से। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार और बाजरा की उत्पादन में कमी, गन्ने की खेती में अप्रत्यक्ष कमी, इनमें से कोई नहीं। हमने मूल रूप से हरित क्रांति में किन फसलों पर ध्यान दिया था, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पे वही पूछा गया, किन फसलों पर हमने ध्यान दिया था, बताइए जल्दी से। एक बारी फिर से अगर लेक्चर देख लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई सवाल जवाब है तो बताइए, बताइए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चले भैया, बहुत ही बढ़िया। हाँ तो हाँ बेटा, कल हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक स्वरूप, भूगोल का चैप्टर है। पढ़ के आना, पिटाई कर दूंगा, नहीं पढ़ के आए तो पूछूंगा, सवाल पूछूंगा मैं, बहुत प्यारा चैप्टर है वो। चलो ठीक है भाई, समय हुआ समाप्त। तो आप देखोगे मूल रूप से, आप देखोगे हरित क्रांति में हमने किस पे ध्यान दिया था। अबे ये क्या हुआ बे, अरे क्या हुआ ये 0%, 0%। ये हमको लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, ये ससुरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। अरे ओ कोई बात नहीं, चलो करो करो फटाफट से करो, जल्दी से करो। पोल नहीं आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस बार ही पोल आया, जल्दी से बोलो फटाफट से, जल्दी से। या फिर कुछ टेक्निकल इशू आ गया होगा, बोलो बोलो फटाफट से करो जल्दी से। फिर से जवाब देने की कोशिश करो, क्या पता फिर से, मुझे लगता है कुछ पोल में दिक्कत आ गई है। दिक्कत होती है भाई, समस्या होती है, दिल से बुरा लगता है कि जब पढ़ा रहे होते हैं बीच में टेक्निकल इशू आ जाता है, पोल में दिक्कत आ जाती है। तुम्हें भी दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत होती है, दिक्कत तो होती है यार। गलत टाइम पे गलत चीजें।
हाँ बहुत ही बढ़िया। कहां से पढ़ के आए? किताब होगी तुम्हारी, किताब तो दिलवाई होगी ना तुम्हारी। हाँ तो वहां से पढ़ के आना, और कहां, किताब तो होगी ना तुम्हारे पास भूगोल की। तो भूगोल की किताब में चैप्टर है भाई भारत का भौतिक स्वरूप, पढ़ के आना वहां से। कई सी बातें करती हो बिटिया, है कई सी बातें करती हो। ऑप्शन नंबर ए होगा सही। हाँ 87% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। देखते हैं भैया कौन कौन है, देखते हैं भाई। प्रिंस द्विवेदी नंबर 1 पे है, अम्बरीश आदर्श वेरी गुड बेटा, अंश पटेल, कृष, रुद्र, सूरज, तबशीर, अभिषेक, अभिनंदन। चलो बहुत ही बढ़िया। चलो चलो, पालमपुर में परिवहन के कौन से साधन उपलब्ध है, फटाफट से बताओ। पालमपुर में कौन से परिवहन के साधन जो है उपलब्ध है? बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ट्रक, उपयुक्त सभी। एक बिस्किट खा लेते हैं चलो। हम्म, बता तो सही रहे होगे। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ओहो 80% बच्चों ने सही बताया। देखते हैं भाई, अंश पटेल, सूरज, आदर्श, मिथुन, रुद्र, प्रिंस, आशीष, आकांक्षा, आरव, मोहम्मद शानी। बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं भैया हमारे इस क्विज के विनर कौन है। तो यहां पर हमारे सूरज जी जो है विनर है, वेरी गुड बेटा। जो सिल्वर मेडल मिलता है वो हमारी मिलता है वर्षा पाल जी को, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। फिर जो दिव्यांश जी हैं ये नंबर 3 पे आए हैं, वेरी गुड बेटा। उसके अलावा जो हम देखें हमारे जयरश, आयुष, अनुष्का, नारायण, संजू, अबिद राजा, आशुतोष, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब एक पोल करवाना है, छोटा सा पोल, जो कि मेरे लिए बहुत मायने रखता है। चैप्टर समझ में आया नहीं आया, हाँ ना में जवाब देना है, क्योंकि मेरे लिए चैप्टर बहुत मायने रखता है। तब तक एक काम करते हैं, हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। अब सुनो, हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो बेसिकली आज हमने बात की भूमि के बारे में, भूमि का जो असमान वितरण है उसके बारे में बात की। और हमने ये भी देखा कि भूमि को हम बढ़ा नहीं सकते। आप देखोगे भूमि का असमान वितरण कैसे है, तो आप पालमपुर गांव की हम बात करें तो कुछ जो मुट्ठी भर किसान है उनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा और या फिर 10 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीन है। बल्कि आप देखोगे कुछ दलित ऐसे भी है जो 1/3 दलित हैं, वो भूमिहीन है, उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं है। तो ये सब हमें क्या देखने को मिलता है, असमानताएं देखने को मिलती हैं, जो कि शायद हर गांव में देखने को मिलती हैं। उसके बाद हमने श्रम के पलायन की बात कर ली कि भैया जब इनके पास कुछ काम नहीं होता, जब इनके पास खेती बहुत कम होती है, तो इनको कुछ है ना ढूंढना पड़ता है, कुछ दूसरा जो आय का स्रोत है वो ढूंढना पड़ता है। उसके चक्कर में शहर में पलायन कर जाते हैं, जिससे कि शहर का बोझ जो है बढ़ जाता है। सरकार ने भी कई बार कोशिश की है ये पलायन कम हो, उसके लिए उन्होंने मनरेगा वगैरह जो अदर जो स्कीम्स हैं वो चलाई, अदर योजनाएं चलाई, ठीक है, अदर जो योजनाएं वो चलाई, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए तो आगे हम देखें। उसके बाद हमने किसके बारे में बात की, उसके बाद हमने बात की किसके बारे में, फटाफट से बताओ। उसके बारे में हमने किसके बारे में बात की, जल्दी से बोलो फटाफट से। एक मिनट थोड़ा सा ये देख लेते हैं। हाँ तो 92% बच्चों को समझ में आया, वेरी गुड। हाँ उसके बाद हमने किसके बारे में बात की, हाँ उसके बाद हमने पूंजी की समस्या के बारे में बात की कि भाई जो बड़े बड़े किसान होते हैं, अमीर किसान होते हैं, उनको लोन बहुत जल्दी मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, प्लस उनके पास पहले से पैसा पड़ा होता है, अधिशेष पैसा होता है उनके पास, है ना। लेकिन हमारे जो गरीब किसान है इनको क्या करना पड़ता है, ये कभी कभी है ना इनको पैसे लेने में दिक्कत होती है, बैंक के कागजी कामों के उलझन में आके थोड़ा सा उसको अवॉइड करते हैं और ये किसी साहूकार से पैसा ले लेते हैं और वो बहुत ज्यादा ब्याज जो है लेते हैं। इससे होता क्या, ये कैश ये करीबन ये किसी कर्ज के कुचक्र में फंस जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने अधिशेष पैदावार के बारे में बात की कि जो अधिक पैदावार जो होती है उसका ये क्या करते हैं, उसको ये बेच देते हैं, है ना। या तो आड़त पे बेच देंगे, मंडी में बेच देंगे, या फिर किस जो सरकार होती है वो भी ले लेती है। ठीक है, सरकार क्या करती है, सरकार जो है गरीबों में बांटती है, या फिर सरकार अपने पास स्टॉक बना के रखती है कि इन केस अगर कुछ भी आपदा आएगी तो ये पूरा जो गेहूं वेहूं है वहां बंटवाया जाएगा, है ना। आपदा वाले जो क्षेत्र है वहां पर बंटवा दिया जाएगा। तो सरकार अपने पास पहले से स्टॉक रखती है और सरकार इनको आप बोल सकते हो एमएसपी पे खरीदती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है। क्यों खरीदती है, क्योंकि किसान जो है वो बेचारे उनको थोड़ी सी सुरक्षा मिल जाए, क्योंकि जो गरीब किसान है अगर मान के चलो कि रेट गिर गया तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार क्या करती है, सरकार श्योरिटी देती है कि दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, इतने मूल्य पे तो हम खरीद ही लेंगे, कोई नहीं खरीदेगा तो हमको बेच देना लाके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो यहां पर होती हैं ये हमने बता दिया। फिर हमने बात की कि भाई कौन कौन से गैर कृषि कार्य होते हैं। तो बहुत सारे दुकान लगाते हैं भाई,
बहुत सारे जो लोग हैं वो लघु उद्योग में हैं, बहुत सारे जो लोग हैं अन्य उद्योग में है ना, किसी का बहुत सारी चीजें चल रही है। हाँ, याद रखना डेयरी जो होती है, डेयरी बेटा कृषि में आता है ना, याद रखना। एक बच्चा पूछ रहा था सर डेयरी गैर कृषि में नहीं आता, याद रखना, लिख लो अभी कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम एग्जाम में गलती मत करना। डेयरी जो होता है, डेयरी मतलब जो दूध वगैरह जो बनता है, तो डेयरी हमारा कृषि में ही आता है, कृषि से संबंधित में ही आता है। गैर कृषि कार्य में डेयरी नहीं आएगा, है ना। डेयरी जो हमारे कृषि से ही संबंधित कार्य है, तो याद रखना डेयरी हमारा कृषि में आता है। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये सारी चीजें हो गई, ये सारी चीजें हो गई, क्लियर हुआ? हाँ, तो बाकी 8% बच्चों को समझ में नहीं आया। ठीक, कोई बात नहीं, थोड़ा सा डाउट्स देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट्स देख लेते हैं। बेटा दलित वर्ग कैसा वर्ग है? देखो बेटा, आपके गांव में आपको पता होगा कि जो लोग शेड्यूल कास्ट में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, ये लोग दलित लोग होते हैं। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा इनके साथ बहुत गलत हुआ है। समाज ने कहीं ना कहीं छुआछूत के चलते, है ना, जाति प्रथा के चलते जो है इनको कहीं ना कहीं बहुत पीछे रख दिया। उसी के चक्कर में आप देखोगे ये समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। इसी कारण आप देखोगे ये लोग आज भी सबसे ज्यादा गरीब हैं। क्यों? क्योंकि कुछ उच्च वर्ग के जो लोग थे उन्होंने इनको हमेशा क्या किया, उनको हमेशा पीछे ही ढकेला है। तो ये जो लोग हैं इनको हम दलित लोग बोल देते हैं। दलित बेसिकली जो शब्द था वो पहले गांधी ने भी इस्तेमाल किया था। हरिजन शब्द जो है, इनको हरिजन भी बोलते हैं। हरिजन शब्द गांधी ने इस्तेमाल किया था। हरिजन का मतलब क्या होता है? हरि के जन, है ना, ये जो ईश्वर है उसके जो ये संतानें हैं। तो ये ऐसे गांधी ने बहुत सपोर्ट किया था, क्योंकि गांधी जी को भी पता था कि जब तक हरिजन लोग, जब तक दलित लोग हमारे साथ नहीं होंगे तो हमें आजादी नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी चीजें। अमित बेटा, सर आरसीबी हारेगी, मैंने देख लिया है हारेगी। चांटे पड़ेंगे ना, ऐसे चांटे पड़ेंगे कि गाल सूझ जाएगा। हाँ, तू बड़ा वो आया, क्या बोलते हैं वो, भविष्य को देखने वाला है। बेटा पढ़ाई कर ले, ठीक है, फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है। सर पायनल बेटा, लोकेश बेटा आपकी भाषा हम समझ नहीं पा रहे। पायनल नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ नहीं पाया, साफ साफ लिखना पहले। वीडियो कॉल बेटा अभी कोई यहां पे बैठा नहीं है, वीडियो कॉल मैं कर लूंगा जब। बेटा लघु और कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जो बहुत ही छोटे स्तर पर होते हैं। लघु मतलब क्या होता है? छोटा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। ऐसे उद्योग जो छोटे, कुटीर का मतलब भी सेम ही होता है कि भैया कुटीर उद्योग मतलब घर में आप बैठ के क्या कर रहे हो, घर में बैठ के आप अपने फैमिली के साथ में एक छोटे स्तर पर जो है कोई भी बिजनेस चला रहे हो, है ना, उसको हम कुटीर और लघु उद्योग बोल देते हैं। लघु का अपने आप में मतलब होता है छोटा, छोटे स्तर पर। यात्रा का मतलब चांटे पड़ जाएंगे। यात्रा का मतलब मेरे नाम को बदनाम क्यों कर रहा है यार? तो मेरा नाम अमित है और मैं चाहता हूं कि तू थोड़ा इंटेलिजेंट हो, लेकिन तू मेरे नाम को बदनाम कर रहा है। यात्रा का मतलब नहीं पता। यात्रा का, अच्छा ठीक है, मैं टास्क देता हूं, तो यात्रा का मतलब बता दो बेटा। एफसीआई एक सरकारी संस्था है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक सरकारी संस्था है। तो जो भी तुम सरकार को गेहूं बेच रहे हो, जो भी खाद्य पदार्थ बेच रहे हो, तो ये एफसीआई के अंडर में ही आता है। खाद्य से संबंधित, खाने पीने की चीजों से संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो एफसीआई रखता है। सर पूंजी क्या? पूंजी बेटा पैसा, जो पैसा तुम लगा रहे हो किसी कार्य में और ये सोच के लगा रहे हो कि जब हम लगाएंगे तो उससे ज्यादा हमें मिलेगा। तो किसी भी चीज में अगर आप पैसा लगाते हो तो वो पूंजी हो जाती है आपकी, आपने वो इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसको हम पैसा बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। आपके पिताजी, आपकी माताजी भी तो आप पे इन्वेस्ट करना है, वो भी एक पूंजी लगा रहे हैं ताकि भविष्य में आप एक सफल इंसान बन सको। ठीक है ना। अधिशेष पैदावार क्या है? कि जो ज्यादा पैदावार हो जाती है, जितनी तुम्हें जरूरत थी उससे ज्यादा पैदावार जो हो गई, तो जो बची हुई पैदावार जो है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अधिशेष पैदावार बोलते हैं। उसका किसान क्या करते हैं? तो उसको किसान बेच देते हैं। अपने पिताजी से पूछना कि जो अधिशेष पैदावार जो होती है वो मार्केट में, मंडी में जाके बेच देते होंगे। ठीक है, चलिए। सेजल बंसल सर, आप मुझको इग्नोर कर रहे हैं, मैंने एक भी डाउट का आंसर नहीं दिया। बेटा क्या डाउट है आपका सेजल? बेटा क्या डाउट है आपका सेजल? सर खुदरा व्यापारी का मतलब, बेटा खुदरा, अच्छा ठीक है, सेजल का डाउट देखते हैं। सेजल बेटा बोल रही है कि सर खुदरा व्यापारी का मतलब क्या होता है? तो देखो खुदरा व्यापारी की अगर बात करें, मोहम्मद हुसैन बेटा, राजा बेटा थोड़ा सुधर जाओ वरना इतने तमाचे पड़ेंगे ना कि ये जो तेरा नाम दिख रहा है ना, तेरे सीधे पापा को कॉल करूंगा मैं। ठीक है, बदतमीज कहीं का। चलो ठीक है, सेजल बंसल से बात कर लेते हैं। हाँ, इसका नाम थोड़ा एक काम करते हैं, फोटो खींच लेता हूं उसका मैं। इसको ब्लॉक करवाना है मुझे, इसको मैं ब्लॉक करवाऊंगा। हाँ चलो ठीक है ना। खुदरा व्यापारी कौन होते हैं बेटा? खुदरा व्यापारी वो व्यापारी होते हैं जो डायरेक्ट उपभोक्ता से डील करते हैं। जैसा मान के चल, तूने क्या किया, तूने गेहूं लिए, तूने गेहूं अपने मंडी में बेच दिए, मंडी से किसी ने खरीदे जो कि थोक में खरीदता था, है ना। उस थोक के व्यापारी ने अगर किसी खुदरा व्यापारी को बेचा है तो खुदरा व्यापारी डायरेक्ट किसको बेचेगा? डायरेक्ट उपभोक्ताओं को ही बेचेगा। तो जैसे हम बात करें जो
तुम्हारे आसपास जो दुकानें वगैरह होती हैं, कोई भी चीज तुम खरीदते हो आसपास, जो उपभोक्ता सीधे उपभोक्ता को दी जाती है। तो देखो उपभोक्ता कौन होता है? जो सीधा उपभोग करता है ना। तो कोई भी ऐसा व्यापारी जो उपभोग करता है उसको हम क्या बोलते हैं? खुदरा व्यापारी बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि उपभोक्ता का मतलब क्या? जो उपभोग कर रहा है। कि तू किसी चीज को लेने गई मार्केट में, मान के चल तू कोई भी चीज लेने गई, गेहूं लेने गई, अब जो तेरे को गेहूं बेच रहा है, जो तेरे को गेहूं का आटा बेच रहा है, तो वो क्या हो गया? वो खुदरा व्यापारी हो गया। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली किससे डील कर रहा है? तुमसे डील कर रहा है। तुम कौन हो? तुम हो उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन सा? जो उपभोग करता है। अब ऐसा तो है नहीं कि तू गेहूं आटा खरीद के लाएगी, तू भी किसी को बेचेगी, नहीं, तू उपभोग करेगी उसका, तू खाएगी उसको। समझ में आया ना? तो ये हो जाता है ये। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इग्नोर नहीं कर रहा। चलिए, चलिए तो भाई एंड करें इस क्लास को, एंड करते हैं इस क्लास को, ठीक है ना? एंड करें। हाँ, अरे ग्रुप स्टडी मत क्या करो, ग्रुप स्टडी में पता है क्या करते हो तुम लोग। चलो चलो भागो, थैंक यू सो मच। कल मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, ज्योग्राफी का चैप्टर है। पढ़ के आना, ठीक है? चलो ठीक है, बाय।